हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई अथॉरिटी, वेलकम टू दिस चैनल। आज चैप्टर 20 करेंगे, न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका नाम है गुड गवर्नेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल साइंस का, चाहे पब्लिक एड हो या पॉलिटिकल साइंस। सोशल साइंस में हम कुछ भी पढ़ें, हम गुड गवर्नेंस की बात करेंगे क्योंकि ये हमारी सरकार से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ये हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है और ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम करंट में भी इसे कहें तो आज हर वर्ल्ड पर ग्लोबली इसकी बात हो रही है कि कैसे हमें जो गवर्नेंस को गुड बनाना है, बहुत अच्छी सरकार बनानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर, डिटेल में एनालिसिस करेंगे विदाउट डबल रीडिंग, क्योंकि इसके ये जो मटेरियल है ये आप खुद डबल रीडिंग कर सकते हैं। हम सिर्फ जो है हर एक चीज़ को एकदम बिना स्किप किए लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं कंटेक्स्ट के तौर पे। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो लोक प्रशासन है उसकी जो वोकैबलरी है उसमें गुड गवर्नेंस जब आता है, गुड गवर्नेंस की जब बात होती है, एक नया शब्द, यानी आप कह सकते हो रीसेंट इंट्रेंट है, नया शब्द है, मतलब जो हाल ही के अंदर इसी समय में आया है। ये वर्ड थोड़ा न्यू है। इंट्रेंट का मतलब क्या होता है? नया प्रवेश किया है इस विचार ने, एकदम न्यू है, रीसेंट इंट्रेंट है। यानी गुड गवर्नेंस हाल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक जोड़ा गया मॉडर्न कंसेप्ट है। ये जो नया डेवलपमेंट है उसको समझने के इम्पोर्टेंट 3 तरीके हैं, यानी कि हम 3 पर्सपेक्टिव से गुड गवर्नेंस को समझेंगे। पहला क्या है? देखिए, वे 1 जो है वो ये कहता है ये कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो दायरा है, यानी कि जब हम स्कोप की बात करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे की बात अगर हम करते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश, मतलब उसको ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश के रूप में देखा जाए। यानी ये सिर्फ फॉर्मल गवर्नमेंट यानी सरकार जो है वो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल सरकार तक जो है सीमित नहीं है, यानी उसको बढ़ाया जा रहा है, स्कोप बढ़ रहा है। तो ये एक तरीका देखने को मिलता है। वाइडन द स्कोप का मतलब क्या होता है? वाइडन द स्कोप का मतलब होता है दायरा बढ़ना। फॉर्मल गवर्नमेंट मतलब औपचारिक सरकार, जैसे मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ये सब फॉर्मल गवर्नमेंट में आती है, बियॉन्ड फॉर्मल गवर्नमेंट है। दूसरा क्या है कि जब हम बात करते हैं एनजीओज की, प्राइवेट कंपनीज और सिटीजन ग्रुप्स, मतलब उनको भी जो है बात की गई है कि ये जो फॉर्मल गवर्नमेंट है ना, इसके अंदर शामिल करो। सिर्फ फॉर्मल गवर्नमेंट में आप मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट को ना रखो, एनजीओज को शामिल करो, प्राइवेट कंपनीज आनी चाहिए, सब मतलब दायरा बढ़ाओ इसका। एक आप जो सीमित है ना आपका, उसको बढ़ाना है आपको बियॉन्ड जाकर फॉर्मल गवर्नमेंट के। यानी कि अब गवर्नेंस सिर्फ सरकार का काम नहीं बल्कि सोसाइटी के और भी हिस्से की जिम्मेदारी है। अब सरकार को सब मिलकर चलाएंगे, ये बात की गई है इसमें। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि गुड गवर्नेंस एक ऐसा शब्द, यानी कि हम कह सकते हैं एक्सटर्नली थोपा गया है, एक ऐसा शब्द है जो कि बाहर से थोपा गया है। और इसका जो मकसद है वो क्या है कि जब देश मदद यानी मांगे, एड मांगे, जब कोई देश मदद मांगे, एड मांगे, तो कुछ शर्तों यानी उसको कंडीशंस के साथ दी जाए, कुछ शर्तें पहले पूरी करवाई जाए फिर उसको मदद दी जाए। ये ऐसा है, यानी कि एक्सटर्नली डिटेक्टेड मतलब होता है बाहर से थोपा गया, और एड कंडीशनली मतलब क्या होता है, यानी कि मदद के बदले क्या है, पहले आप मदद दो, कोई बात नहीं, बट उसके साथ आप शर्तें भी जो है लगाना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप मदद दे सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक जो है वो क्या करता है? वर्ल्ड बैंक किसी देश को लोन देता है तो कहता है कि पहले तुम अपनी सरकार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाओ। ये एक उसने कंडीशन, एक शर्त रख दी कि जब तक तुम्हारे कंट्री के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार नहीं बनेगी हम तुमको पैसा नहीं देंगे, लोन नहीं देंगे। यानी एड कंडीशनली की यहाँ पे बात की गई है, वर्ल्ड बैंक करता है ऐसा। यानी कुछ लोग मानते हैं कि गुड गवर्नेंस का विचार जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने क्या किया, इम्पोज किया है, हम पर थोपा है, ताकि दूसरे देशों में इनकी सरकारों की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो अंदर चल रही सरकार है, उस पर क्या कर सके, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ अपना कंट्रोल कर सके। ऐसा इसीलिए उन्होंने हम पर थोपा है। वर्ल्ड बैंक नॉर्मल सी बात है, कहाँ से वर्ल्ड बैंक जो है कहाँ से होता है? यूएसए उसे हेड करता है, पैसा देता है, तो वहीं से ये यूएसए की तो थॉट है कि भाई आप जो अपनी सरकार को कम करो और लिबरल बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन को हटाओ। तो ये सब एक तरह से वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इम्पोज किया है ये कॉन्सेप्ट हम पर, हम कह सकते हैं। फिर थर्ड तरीका क्या है? गुड गवर्नेंस एक ऐसा विचार बताया जा रहा है, यानी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को ये मजबूत करता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ओपन बनाता है, ट्रांसपेरेंट बनाता है और अकाउंटेबल बनाता है। ये बहुत एक ऐसा तरीका है गुड गवर्नेंस जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इतने मतलब ट्रांसपेरेंट बनाया इसने, उसके बाद अकाउंटेबल बनाया, मोर ओपन बनाया। डेमोक्रेसी इंटेंसिफाई का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी इंटेंसिफाई का मतलब है लोकतंत्र को गहराई देने वाला,
बहुत ज़्यादा गहराई डीप तक लेके जाने वाला। अगर सरकार हर योजना की जानकारी जो है वेबसाइट पर डाल दे तो लोग उससे सवाल पूछ सकेंगे। तो ये क्या हो गई, ये हो गई ट्रांसपेरेंसी, ये हो गई अकाउंटेबिलिटी, इसको मजबूत किया गया है। यानी यह नज़रिया ये कहता है कि गुड गवर्नेंस से जनता और सरकार के बीच का भरोसा जो है वो बहुत मजबूत होता है। गुड गवर्नेंस जब आती है तब जनता और सरकार के बीच का जो भरोसा है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसमें यह कहा गया है कि गवर्नेंस जो होती है उसको सिर्फ सीमित तरीके से, नैरो वे से जो है ना समझने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक और बाकी फंडिंग एजेंसीज ने क्या बताया, नैरोली कंसीव्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत सीमित तरीके से सोचना, एक संकीर्ण विचारधारा के साथ सोचना। और फंडिंग एजेंसी का मतलब है पैसा देने वाली संस्थाएं, जैसे जो हमें पैसा देती है, कौन देती है, IMF देती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक हमें पैसा देता है, लोन देता है। तो इन्होंने ये कहा कि हमें गुड गवर्नेंस को केवल जो है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, रिफॉर्म्स आ जाए, भ्रष्टाचार, ये सब इससे नहीं देखना है। ये तो सीमित हो गया, नैरो हो गया इसका वे, तो ये नहीं होना चाहिए, बहुत ब्रॉड वे में समझा जाना चाहिए। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं क्रिएटिव अप्रोच के साथ देखा जाना चाहिए। ये तरीका होगा मतलब कि नए अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में देखा जाए, यानी सोसाइटी के रिश्तों को एक नए नज़रिए के साथ देखा जाना चाहिए। खासकर हम बात करते हैं जो आज कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस सिस्टम है ना उसकी, ये क्रिएटिव अप्रोच मतलब होती है नया तरीका अपनाना। और यानी कि देखिए स्टेट और सोसाइटी का रिलेशनशिप कैसा है ये पता करना, कि सोसाइटी में स्टेट से खुश हैं या नहीं है लोग, ये पता करना। कम्प्लेक्स वर्ल्ड जो है, जटिल शासन व्यवस्था हो रखी है, उसको सॉल्व करना। यानी हमें गवर्नेंस को जो ना रिजिड या पुरानी पद्धति, जो ट्रेडिशनल तरीके चलते आ रहे हैं उससे नहीं चलाना है, मतलब बदलती दुनिया के अनुसार नए दृष्टिकोण को, नई अप्रोच को समझना है, क्रिएटिव अप्रोच लेकर आनी है। तो एक यहाँ पर एक हम कह सकते हैं एक डेफिनेशन है, कुईमैन की एक डेफिनेशन है, कुईमैन इन द कंटेक्स्ट, इन्होंने ये बात कही है, इसे कोट किया इन्होंने, हम समझते हैं। ये ऐसा कहते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ की एक ऐसी टेंडेंसी रही है, यानी एक प्रवृत्ति रही है कि सरकार और समाज के बीच का जो बैलेंस है अब सिर्फ पब्लिक सेक्टर की बजाय उसमें प्राइवेट सेक्टर का और झुकाव हुआ है। यानी टेंडेंसी का मतलब होता है एक उनकी हैबिट टाइप कह सकते हैं, झुकाव देख सकते हैं कि कुछ देशों का जो है झुकाव रहा है ऐसा कि जो शिफ्ट द बैलेंस, यहाँ पे एक बात आई है शिफ्ट द बैलेंस, यानी कि अब गवर्नेंस जो है सिर्फ गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है, प्राइवेट सेक्टर भी अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है उसके अंदर। पहले क्या था, गवर्नमेंट सेक्टर जो है एक सीमित था, पब्लिक सेक्टर जो है मतलब सरकार तक सीमित था, उसमें अब जो है इन दिनों प्राइवेट सेक्टर ने भी अपना बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। तो एक नया शिफ्ट देखने को मिला है हम कह सकते हैं, यानी कि इसमें यह बदलाव आया है कि कभी कभी ये बदलाव जो है प्राइवेटाइजेशन और नियमों यानी डीरेगुलेशन के रूप में सामने आता है। जब हम कहते हैं कि थोड़ा प्राइवेटाइजेशन हुआ है चीज़ों का, डीरेगुलेशन हुआ है, पहले बहुत रेगुलेशन होता था, अब हम जो है इतना रेगुलेशन नहीं करेंगे, यानी सरकार अब इतनी हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये सब चीज़ें जो है जब सरकार नियम कानून को कम कर देती है वो कहलाता है डीरेगुलेशन। और प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, जब सरकारी काम संस्था जो होती है कोई भी वो निजी संस्था को सौंप दिया जाता है, सरकारी काम निजी कंपनी करने लग जाती है, तो वो होता है प्राइवेटाइजेशन। तो हमने जो है प्राइवेटाइजेशन पर भरोसा दिखाया, डीरेगुलेशन किया, तो यही है जैसे रेलवे के कुछ हिस्से जो होते हैं वो निजी कंपनियों को देना, वो कहलाता है प्राइवेटाइजेशन। लेकिन कुछ प्रयास ऐसे भी हैं जहां जिम्मेदारियां जो है मिल बांट कर यानी शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है, यानी शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोशिश हो रही है, यानी न केवल सरकार और न केवल बाजार अकेले काम करे, साथ मिलकर काम करे। सिर्फ ऐसा नहीं होगी सिर्फ सरकार अलग काम कर रही है बाजार अलग काम करे, नहीं, ये दोनों मिलकर जब काम करेंगे ना एकदम, तो वो और ज़्यादा फ्लरिश काम होगा और अच्छे से होगा। अलोन नहीं करना किसी को। जैसे समझते हैं कि पंचायत है, प्लस क्या होनी चाहिए इसके साथ, एनजीओ भी इसमें मिल जाए, एनजीओज मिल जाएंगी, लोकल सिटीजन्स का भी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। लोकल सिटीजन्स मिल गई तो ये क्या हो गया, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, यानी मिलकर किसी योजना को लागू करना। गवर्नेंस थ्रू पार्टनरशिप, अब यहाँ पर सब एक दूसरे के पार्टनर बन चुके हैं, साझेदारी से शासन हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट बात, ये गुड गवर्नेंस यहाँ पर दिखता है। ये जो न्यू पैटर्न्स है इंटरेक्शन का, यानी कि अब सरकार और समाज के बीच नए तरीके के संबंध, न्यू पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन देखे जा सकते हैं। जैसे वेलफेयर, सुरक्षा कर रहे हैं वो पर्यावरण की, यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, एजुकेशन में प्लानिंग बढ़ा रहे हैं, तो ये सब एक नए तरीके के हम कह सकते हैं संबंध, रिलेशन है।
सरकार सिर्फ अपने इंस्टीट्यूशन से नहीं जुड़ी है, वो पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है, वो एजुकेशन से, फिजिकल प्लानिंग से भी जुड़ी हुई है, वेलफेयर प्रोग्राम्स लेकर आ रही है, इन सबसे जुड़ी है सरकार। गुड गवर्नेंस की असली ब्यूटी क्या है, असली सुंदरता क्या है? कोलैबोरेटिव एफर्ट्स फॉर पब्लिक गुड, यानी मिलकर पब्लिक गुड के लिए काम करना, ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ गुड गवर्नेंस, मिलकर काम करना। और ये जो न्यू पैटर्न का मतलब मकसद है, वो गोल क्या है? आज की जो नई इंपॉर्टेंट मतलब ऐसी समस्याएं आ चुकी है, यानी कोप के नए तरीके खोजें, जो ये निपटने के मतलब ये जो समस्याएं हैं ना, उसको हम निपटें, उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ रही है, उनसे कैसे निजात पाना है वो देखें। यह शासन के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, नए अवसर हैं, और कैसे गवर्नेंस फैल सकता है उसको देखें। इन पॉसिबिलिटीज़ को हमें देखना है, यानी गुड गवर्नेंस का मतलब नए चैलेंजेस के लिए नए तरीके खोज दिए जाने चाहिए शासन को बेहतर बनाने के लिए और ज़्यादा फ्लरिश बनाने के लिए। तो इसी सर्च के अंदर यानी ये नए अवसर की जो खोज है, न्यू पॉसिबिलिटीज़ की बात की गई है, नए अवसरों की खोज, न्यू पॉसिबिलिटीज़ की बात की गई है, ये गुड गवर्नेंस का असली मतलब जो है सामने लेकर आती है। गुड गवर्नेंस सिर्फ कंट्रोल या एफिशिएंसी नहीं है कि आपने किसी चीज़ पर कंट्रोल कर लिया या कार्यक्षमता बढ़ गई, दक्षता बढ़ गई, ये नहीं। ये एक इवॉल्विंग सोच है, बदलती रहती है, चेंजिंग इवॉल्विंग सोच है, जहाँ सरकार और समाज साथ मिलकर सल्यूशंस खोजते हैं, मिलकर साथ मिलकर क्या करते हैं? सल्यूशंस खोजते हैं। अब कुछ मीनिंग्स देखते हैं गुड गवर्नेंस की क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्कोप को बढ़ाने की हमने बात की, यानी फर्स्ट हम कह सकते हैं, हमने पहले अर्थ को देखा, कॉनोटेशंस देखा, उसे जो है रोस्नेव ने बहुत अच्छे से समझाया है। देखते हैं पहले बात तो, व्हाट इज़ द न्यू वर्ड कॉनोटेशंस, क्या है ये कॉनोटेशंस? देखिए, इसका मतलब है किसी शब्द या विचार का विशेष अर्थ या संकेत, हम कह सकते हैं एक तरह से। कोई शब्द है, उसका क्या एक विचार है, उसका अर्थ क्या है, इन द फॉर्म ऑफ हम कह सकते हैं डेफिनेशन के तौर पर, ठीक है। वाइडनिंग द स्कोप करो, यानी दायरा बढ़ना, ये हमने देखा पहले भी। वाइडनिंग, इसका मतलब यह बात उस विचार और गहराई से मतलब हम कह सकते हैं समझाती है ये चीज़ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अब सिर्फ दफ्तरों तक सीमित नहीं रहा है, बढ़ा है बहुत ज़्यादा। ने मतलब रोस्नेव ने आज इस कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पॉलिटिक्स के संदर्भ में गवर्नेंस को कैसे समझाया, इस तरह से समझाया है। वो कहते हैं कि जो एक्सप्लिकेट्स, मतलब क्या होता है सेट्स या एक्सप्लिकेट्स, यानी स्पष्ट रूप से समझाया है हमें कि गवर्नेंस को एक ग्लोबल मॉडर्न कंसेप्ट के रूप में देखा जा रहा है, न कि सिर्फ स्थानीय सरकारों तक सीमित। एक ग्लोबल गवर्नेंस आज क्या कैसी हो चुकी है? मोर ग्लोबल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इस रूप में, मॉडर्न रूप में देखा जा रहा है। गवर्नेंस इज मोर इनकम्पासिंग फेनोमेनन देन गवर्नमेंट, यानी गवर्नेंस सरकार गवर्नमेंट की तुलना में, जो गवर्नेंस है वो गवर्नमेंट की तुलना में ज़्यादा इनकम्पासिंग है, और मतलब ज़्यादा व्यापक है और बड़ी अवधारणा है। इनकम्पासिंग का मतलब होता है चारों ओर से घेरने वाला, हर चीज़ को अपने अंदर इंक्लूड करने वाला, चारों दिशाओं से हर चीज़ को, इनकम्पासिंग, ज़्यादा व्यापक, ब्रॉड, इनकम्पासिंग का मतलब है। यानी सरकार सिर्फ जो है योजनाएं बनाती है, लेकिन गवर्नेंस क्या करती है? यहाँ डिफरेंस पता चल रहा है आपको गवर्नमेंट और गवर्नेंस के बीच में, कि देखिए सरकार तो सिर्फ योजनाएं बनाती है, गवर्नेंस क्या करती है? जो उन योजनाओं को लागू करती है, एनजीओज हो गई, मीडिया हो गई, समाज, सिविल सोसाइटी, ये सब गवर्नेंस के पार्ट हैं। तो गवर्नेंस ज़्यादा अच्छी है किसके कंपैरिजन में? गवर्नमेंट के कंपैरिजन में, ये बात इसमें की गई है। जो शासन है, यानी गवर्नेंस में सरकारी संस्थाएं तो आती है, ऐसा नहीं है कि इसमें गवर्नमेंट को नकार दिया गया है, गवर्नेंस नहीं, दोनों है। लेकिन कारण क्या है कि देखिए इसके साथ साथ गैर सरकारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड है। गवर्नेंस के अंदर सरकार है, लेकिन इसके साथ साथ गैर सरकारी चीज़ें जो कि सरकार नहीं है, जैसे कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी एनजीओ इसमें आती है। और क्या क्या? इनफॉर्मल जो चीज़ें हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर आते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं भी इसके अंदर शामिल है जिनके ज़रिए लोग जो है संस्थाएं अपनी ज़रूरतें और इच्छाएं जो है वो पूरी करती है, लोग अपनी वांट्स को पूरा करते हैं जो वो चाहते हैं, उनके ज़रिए, इन क्षेत्र जो इंस्टीट्यूशंस के जरिए लोग। देखिए सबस्यूम्स का मतलब क्या होता है? शामिल करना। सबस्यूम्स का मतलब होता है समाविष्ट करना, शामिल करना। और परव्यू का मतलब होता है दायरा क्या है, ये है परव्यू। परव्यू मतलब दायरा क्या है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं,
SHGs जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो गाँवों में महिलाओं को रोजगार देती है, ये गवर्नेंस का हिस्सा मानते हैं। भले ही ये गवर्नमेंट नहीं है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, लेकिन ये क्या है, गवर्नेंस है, क्योंकि ये महिलाओं को रोजगार देती है। तो ये मतलब एक भले के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए है। जो गवर्नेंस है, यानी कि ये जो गवर्नेंस है, ये एक ऐसा शासकीय ढांचा है, यानी कि सिस्टम का एक ऐसा ढांचा है जो सिर्फ हम कह सकते हैं कानूनी नियमों और संविधान पर नहीं, मतलब जैसे इनफॉर्मली सैंक्शनड ग्रुप पर नहीं बंधा हुआ है, बल्कि लोगों के आपसी जो इंटर सब्जेक्टिव मैटर्स होते हैं, मीनिंग्स होते हैं, उस पर भी निर्भर करता है। आपसी व्यवहार कैसे हैं लोगों के, उस पर भी है। सिर्फ लॉ को फॉलो करना या फॉर्मल स्ट्रक्चर में बंधे रहना, ये नहीं, इमोशंस से जुड़ा हुआ है ये। यहाँ एक वर्ड है इंटर सब्जेक्टिव मीनिंग्स। इसका मतलब है दो या अधिक लोगों के बीच अपनी साझा समझ क्या है। सैंक्शनड का मतलब होता है अनुमोदित करना, यानी कि कोई चीज़ को आप किसी चीज़ को सैंक्शन कर देते हो साइन करके, या फिर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें तो अगर गांव के लोग मिलकर ये तय करें कि रविवार को सामूहिक सफाई होगी, किसी क्षेत्र में पर्टिकुलर गांव के लोग ये डिसाइड करें सामूहिक रूप से सफाई करेंगे हम, तो वो एक नियम है, भले ही वो संविधान में लिखा हो चाहे ना लिखा हो। तो गाँव के लोगों ने आपस में मिलकर उस नियम को बनाया कि भाई हम रविवार को क्या करेंगे, सामूहिक सफाई करेंगे हमारे विलेज की, उसकी स्वच्छता के लिए। तो ये संविधान में तो लिखा हुआ नहीं है कि पर्टिकुलर गांव सफाई करेगा, लेकिन लोगों ने अपनी साझबूझ से, समझ से वो चीज़ की है। इंटर सब्जेक्टिव मीनिंग इसी को कहा जाता है, इंटर सब्जेक्टिव मीनिंग, कि ऐसा सोचना बिल्कुल एकदम संभव है, पॉसिबल है कि गवर्नेंस जो है बिना गवर्नमेंट के भी हो सकती है। यानी रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो होता है उसके बगैर, मतलब जो बगैर किसी फॉर्मल ताकत को प्रभावी तरीके से काम कर रही हों। देखिए इसको समझते हैं। सबसे पहले इसका मतलब क्या है, कंसीव का मतलब होता है कोई चीज़ को मानना या फिर इमेजिनेशन करना, कल्पना करना। और यहाँ पे देखिए इस बुक में थोड़े ऐसे वर्ड हैं, हार्ड वर्ड यूज़ किए गए, लेकिन हम उसको एकदम सिंप्लीफाइड करेंगे। इंडॉव्ड का मतलब होता है युक्त, यानी दिया गया। तो देखिए किसी भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कोई मोहल्ला की कमेटी है, कोई भी कमेटी है, किसी पर्टिकुलर मोहल्ले की कमेटी है जो गली में कूड़ा उठाने का टाइम तय करती है कि हाँ हम ये गली है, इसमें टाइम तय करती है कि इन गलियों में ऐसे ऐसे कूड़ा जो है, डस्ट जो है वो गार्बेज उठाया जाएगा बिना किसी सरकारी आदेश के। उसको सरकार ने नहीं कहा कि आप जाके गली में ऐसे कीजिए वो, लेकिन खुद एक कमेटी है वो ये डिसाइड करती है कि हम जो है गली में साफ़ सफाई रखेंगे और ये कूड़ा वगैरह उठाएंगे। तो यहाँ क्या है, यहाँ गवर्नेंस है बिना गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट नहीं है लेकिन गवर्नेंस तो है। लोगों ने अपनी समझ से ये काम फैसला किया। तो इससे हम समझ में है कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह गवर्नमेंट हो वहीं गवर्नेंस जो है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होगी, ज़रूरी नहीं है। गवर्नेंस वहाँ भी आ सकती है जहाँ गवर्नमेंट नहीं होती। विदाउट गवर्नमेंट भी गवर्नेंस का अस्तित्व है, ये कहने का मतलब है। ये मतलब नहीं है कि उनको जो है अथॉरिटी दी गई हो या ना दी गई हो, ये ज़रूरी नहीं है। यानी गवर्नमेंट अथॉरिटी मिले ना मिले, गवर्नेंस अपना काम कर सकती है बिना अथॉरिटी के साइन हुए, सैंक्शनड हुए। आई होप अब समझ में आ गया होगा। गवर्नेंस की एक बहुत इजी डेफिनेशन ये कहती है कि द कैपेसिटी टू गेट थिंग्स डन विदाउट द लीगल कंपिटेंस टू कमांड देन दैट टू बी डन। यानी कि ऐसे काम करवा लेना जब आपके पास उसे करवाने का कोई कानूनी लीगल कंपिटेंस ना हो, यानी कि कोई स्किल ना हो, लीगल कानूनी अधिकार ना हो। अगर कोई रिस्पेक्टेड, मान लीजिए कोई एक गांव है, ठीक है, वहाँ पर कोई बहुत हेड है, कोई बुजुर्ग है या फिर कोई रिस्पेक्टेड है, वो बुजुर्ग गांव में बच्चों को स्कूल भेजने की सलाह दे रहा है। ये हेड कह रहा है कि भाई बच्चों को जो है स्कूल भेजो, इसने सलाह दी तो सब मानते हैं। तो वो जो बुजुर्ग है, जो वो हेड है उस गांव का, वो क्या है, गवर्नेंस है। वो क्या है, गवर्नेंस है। तो वो क्या कर रहे हैं, भले ही उनके पास कोई पोस्ट नहीं है, कोई सरकारी पोस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, सलाह दी है भाई स्कूल भेजो बच्चों को। तो सब गांव में अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे क्योंकि भाई हेड ऑफ द विलेज ने कहा है। वो सरकारी आदमी नहीं है, लोग चाहे तो उनकी बात नहीं भी मानेंगे, लेकिन बाय रिस्पेक्ट लोग उनकी बात मान रहे हैं। इसका मतलब गवर्नेंस ऐसा है कि अच्छे के लिए है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है गवर्नेंस के अंदर जो है सरकारी चीज़ें इंक्लूड हो, सरकारी पोस्ट हो तभी हम मानेंगे, ऐसा नहीं। गवर्नेंस एक तरह से हम कह सकते हैं विदाउट कोई लीगल, हम कैसे कंपिटेंस के भी काम कर सकता है, कैपेसिटी है, यही है गवर्नेंस।
और यही चीज़ गवर्नेंस को पुराने विचारों से, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पुराने औपचारिक ढांचे, कन्वेंशनल फॉर्मेलिज्म का मतलब क्या होता है? पुरानी रूढ़िवादी सोच, जैसे पहले सिर्फ सरकारी आदेशों का हम पालन करेंगे तभी, वरना कुछ नहीं, ऐसे इन चीज़ों से क्या कर देता है गवर्नेंस? मुक्त कर देता है, फ्री कर देता है कि भाई ज़रूरी नहीं आप बहुत ओल्ड स्ट्रक्चर वाली चीज़ों को फॉलो करो, ये न्यू सिस्टम है, बदलती इवॉल्विंग टाइम का सिस्टम है, तो बदलाव तो आएगा ही। जैसे अब एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ जो है फाइल मतलब जो फाइल होते हैं उन तक सीमित नहीं रहा है। जो पहले नोट लगाए जाते थे उसके आधार पर काम होगा, उस तक नहीं, ऑफिस तक सीमित नहीं रहा है सिर्फ गवर्नेंस। एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन जो है वो सिर्फ इन सब चीज़ों तक ही सीमित नहीं रहा है। अब वो क्या हुआ है, लोगों के बीच आने लगा है, लोगों के बीच आकर जो है उसमें बदलाव हुए हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव का हिस्सा बना है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन बदलते टाइम में। और इसी के साथ जो विचार हमें समाज की अल्टरनेटिव कलेक्टिव प्रॉब्लम फोरा, ये क्या है, एक मीनिंग है अल्टरनेटिव कलेक्टिव प्रॉब्लम फोरा, समझते हैं इसको सीखने का मौका देता है। फोरा का मतलब क्या होता है? फोरा का मतलब है मंच प्रदान करता है। फोरा मतलब होता है मंच प्रदान करता है। और डिवाइसेस का मतलब होता है तरीके बताता है, किन तरीकों से, तरीके वो हमें बताता है कि कैसे कि हम जो है मतलब अपने इस पूरे अल्टरनेटिव कलेक्टिव जो है प्रॉब्लम्स का कैसे सॉल्व करें, ये विचार हमें बताता है क्या क्या हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके क्या क्या हो सकते हैं, ये हमें मंच प्रदान करता है गवर्नेंस। यानी कि इसका एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, ये जो कुदुम्बाश्री है ये केरला में एक ऐसा वुमेन कलेक्टिव, यानी वुमेन कलेक्टिव मतलब लोग जो पोवर्टी को लोकल लेवल पे खुद ही टैकल करता है, एक ऐसा है समूह है वुमेन्स का, तो जो लोकल लेवल पर जो पोवर्टी है, गरीबी है, पोवर्टी को खुद ही टैकल कर रहा है बिना किसी अथॉरिटी के, तो ऐसा है। और पोवर्टी क्या है? पोवर्टी समाज की एक प्रॉब्लम है, तो उसको दूर करने के अल्टरनेटिव तरीके क्या हो सकते हैं? बिना सरकार के, गवर्नमेंट नहीं चाहिए, तो ये तरीके हो सकते हैं कि कोई कलेक्टिव समूह है वो कर रहा है। ये इसका एक एग्जाम्पल अच्छा है कि हमें ऐसे ही समाज के अंदर अल्टरनेटिव खोजने की ज़रूरत है, ऐसे तरीके खोजने की ज़रूरत है जो सेम टाइम पर सरकार भी काम कर रही है, लेकिन सेम टाइम पर हमारे लिए ऐसी पॉसिबिलिटीज़ को ओपन अप कर देना सोसाइटी के अंदर। और इस तरह अगर हम सोचें तो गवर्नेंस का मतलब सिर्फ सरकारी विभाग नहीं, बल्कि कई संस्थाओं, कई संगठनों का नेटवर्क है, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें बहुत सारी ऐसी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो जुड़े हुए हैं। डिजिटल इंडिया कैंपेन में सरकार जो है और निजी कंपनियां, स्टार्टअप्स हो गए, एनजीओज हो गए, तो सब मिलकर काम करते हैं। यही गवर्नेंस का क्या है, एज अ नेटवर्क काम कर रहा है। जो गवर्नेंस है वो एज अ नेटवर्क काम करता है। और इसी कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ? इस्टेब्लिशमेंट, ऑपरेशन, यानी कि सामाजिक संस्थाओं का स्थापना करना, संचालन करना, उनका ऑपरेशन चलाना, आपस में ये सब क्या है? जुड़ाव, नेटवर्किंग कहलाता है। देखिए ग्राम सभा हम एग्जाम्पल से समझते हैं, पर्टिकुलरली कहीं पर ग्राम सभा है, ग्राम सभा प्लस और जैसे कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चल रहे हैं वो भी ले लीजिए, कोई यूथ क्लब ले लीजिए, तो इन सब का जो आपस में मिलाव है वो क्या है? ये गवर्नेंस जो ग्राउंड लेवल इंस्टीट्यूशंस को जोड़ती है आपस में, इन सब चीज़ों को जोड़ा गया है ना यहाँ पर, तो ये क्या है? नेटवर्किंग है, जोड़ा गया है इनको। और वास्तव में ये गवर्नेंस फॉर्मल रूल्स, डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया और कार्य योजना में दिखाई देती भी हैं, जब जो समाज को व्यवहार को परिभाषित करती है, समाज का क्या व्यवहार है, नेचर क्या है, उसको क्या है एक तरह से डिफाइन कर रही है समाज को। यानी कि पंचायत चुनावों के लिए निर्धारित प्रक्रिया, आरटीआई फाइलिंग की प्रणाली, ये सब क्या है? गवर्नेंस। ये गवर्नेंस की फॉर्मल शेप्स होती हैं, इसको फॉर्मल शेप दिया गया है कि पंचायत के चुनाव होंगे, वहाँ क्या है, आप आरटीआई फाइलिंग वगैरह प्रणाली, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सब गवर्नेंस के फॉर्मल रूल्स भी देखते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग में, और ये सब डिसीजन मेकिंग तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ही, तो गवर्नेंस का एक रूल है जहाँ सबको मिले अधिकार। और वहीं हम रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में कई तरह की कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो खुद मिलकर
बनते हैं, आपस में खुद मिलकर बने किसी भी प्रोजेक्ट की वजह से, सिंचाई या पानी को बांटना, झगड़े सुलझाना और सुरक्षा जैसे कामों के लिए बनते हैं ऐसे ग्रुप्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो पानी पंचायत है महाराष्ट्र के अंदर। ये जो पानी पंचायत है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। किस चीज़ के लिए है? ये लोग यहाँ पर पानी के बंटवारे को लेकर, बहुत ज़्यादा जो पानी का बंटवारा है उसके लिए लोग जो होते हैं ना, पीपल्स जो होते हैं वो खुद निर्णय लेते हैं बिना किसी सरकारी उसके। और एक मोहल्ला कमेटी आती है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया था मोहल्ला कमेटी का। ये क्या करती है? झगड़े या चोरी रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करती है, कलेक्टिव हम कह सकते हैं ट्राई करती है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, कलेक्टिव ग्रुप्स होते हैं। फिर हम बात करें गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में। यहाँ गवर्नेंस का मतलब है कि सामाजिक संस्थाओं को इस तरह बनाना कि वे जनहित, पब्लिक कंसर्न, इंपॉर्टेंट पॉइंट है पब्लिक कंसर्न, जनहित का मतलब उसके लिए काम करे, ऐसा बनाओ। यानी कि जो आदिवासी क्षेत्रों में फॉरेस्ट कमिटीज़ बनाकर जंगल की रक्षा करना, कि ऐसी कमिटीज़ बना दो जो आदिवासी क्षेत्रों में जंगल की रक्षा कर रही हों। जंगल की रक्षा होगी तो इससे क्या होगा? आदिवासी कम्युनिटी की भी रक्षा होगी। तो पब्लिक कंसर्न आ गया यहाँ पर। तो ये किसका आधार है? ये गवर्नेंस का आधार है, बेस है, पब्लिक कंसर्न। वहीं हम सेकंड मीनिंग की बात करें जो किससे रिलेटेड है, बहुत लिंक्ड है। गवर्नेंस इज क्लोजली लिंक्ड टू इंटरनेशनल एड कंडीशनली। इसमें गवर्नेंस का दूसरा मतलब सीधे तौर पर इंटरनेशनल एड की शर्तों से जुड़ा हुआ है। यानी कि एड कंडीशनली हमने ऊपर बताया था, जब किसी देश को मदद या लोन के बदले कुछ शर्तें दी जाती, कि शर्तें पूरी करो तब आपको पैसा मिलेगा। वर्ल्ड बैंक ऐसा करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर समझने की बात, कि गवर्नेंस का ये मतलब है कि जो डेवलप्ड देश हैं, जो विकसित हो चुके हैं पहले से, वो कमज़ोर देशों को मदद देने से पहले कहते हैं कि अपनी सरकार को सुधारो। ये गवर्नेंस ऐसा कहती है कि अपनी सरकारों को सुधारो। एड कंडीशनल की बात की गई है यहाँ पे। वर्ल्ड बैंक को हमने एग्जाम्पल देखा ही था। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ, भ्रष्टाचार कम करो। तो ये हमने इस बैकग्राउंड में देखा था, समझा था कंडीशंस वगैरह के बारे में। यहाँ हम बात करेंगे लेफ्ट विच की। एक विद्वान है लेफ्ट विच, वो बताते हैं कि गुड गवर्नेंस, जो गुड गवर्नेंस है, कोट करके कहते हैं कि जो गुड गवर्नेंस है, जो उसकी जो बैकग्राउंड है उसमें आज की जो मतलब ओवरसीज़, मतलब हम कह सकते हैं पश्चिमी देशों की विदेशी मदद नीति, ओवरसीज़ एड पॉलिसीज़, वो कहते हैं ना भैया हम आपको ओवरसीज़ कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स उन्होंने बताए हैं। सबसे पहले फर्स्ट उनकी बात है, लेफ्ट विच कहते हैं, फर्स्ट है एम ऑफ एड हैज़ बीन प्रमोट ओपन। यानी कि जो पश्चिमी देशों की जो नीतियां हैं आज सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, अब वो सरकार को कामकाज की शर्तें भी लगाते हैं कि सिर्फ पैसा नहीं देंगे, हम चाहते हैं, वो आर्थिक देश जो बड़े बड़े देश हैं वही चाहते हैं कि हम चाहते हैं आप अपनी आर्थिक स्थिति के साथ साथ अपनी सरकारी स्थिति को सुधारो, गवर्नेंस को सुधारो, ठीक है, और कामकाज अच्छे से करो बिना किसी करप्शन के। तो वो ये मतलब कहना चाहते हैं। पहली बात ये है इसमें कि ओल्ड मतलब एड, जो सहायता मदद एड जो होती है, उसका मकसद रहा है कि देश की जो ओपन मतलब अर्थव्यवस्था है उसको और ओपन किया जाए, मार्केट फ्रेंडली बनाओ अपनी अर्थव्यवस्था को। पश्चिमी देश कहते हैं ऐसा ओवरसीज़ कंट्रीज़ को, जो जिनको वो हेल्प कर रहे हैं, कि अपनी जो उस सरकार है उसको ओपन करो, मार्केट फ्रेंडली बनाओ, कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी लेकर आओ उसके अंदर, जिसमें स्पर्धा हो इकोनॉमी के बीच में, ऐसा प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, जो निजी कंपनियां और बाज़ार के लिए बहुत अच्छा हो, अनुकूल हो, तब आपको हम पैसा प्रोवाइड करेंगे। जैसे भारत के अंदर 1991 के अंदर भारत में क्या हुआ था, 1991 में क्या हुआ था, एलपीजी आया था, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये रिफॉर्म्स क्या था, ये इसी वेस्टर्न एड का थिंकिंग का हिस्सा था, इसी के तहत आए थे ये सब चीज़ें। फिर पॉलिसी की बात करते हैं तो ये जो पॉलिसीज़ होती है, यानी कि यह नीति 1980s के दशक में बने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लेंडिंग। ये क्या होता है गाइस, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लेंडिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है आर्थिक ढांचे को सुधारने के लिए दी जाने वाली कर्ज की नीति, कि आप अपने इकोनॉमिक चीज़ों को सुधारो, उसके लिए हम जो है आपको पॉलिसी देंगे, कर्ज नीति इसे कहा जाता है। मतलब आर्थिक ढांचे को सुधारने के लिए दी जाने वाली कर्ज नीति होती है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लेंडिंग, नॉट लीडिंग, इट्स लेंडिंग। एम्बॉयडेड का मतलब क्या है? एम्बॉयडेड का मतलब होता है शामिल करना किसी चीज़ को, यानी उसके अंदर शामिल करना। जैसे कि हम जो है, ऐसा कहा गया, यह नीति 1980 के दशक में बनी
और जहाँ कंट्रीज़ को लोन देने से पहले कुछ आर्थिक शर्तें लगाई जाती थी उनके ऊपर। एक आर्थिक शर्तें होती है, इकोनॉमिक कंडीशंस लगाई जाती थी, जैसे आईएमएफ करता था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है? आईएमएफ ने कई अफ्रीकी देशों को कहा कि वो सरकारी खर्च कम करे। सबसे पहले तो जो सरकार पे इतना पैसा लग रहा है उसको कम करे, ये जो सब्सिडीज़ हैं वो हटाए, तभी कर्ज मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ये आर्थिक शर्तें हो गई। पहले लोन कब मिलेगा? जब आप अपने खर्चों को कम करोगे। एक्सपेंडिचर बहुत कर रही थी वहाँ की सरकार, तो आईएमएफ ने अफ्रीकी देशों में ये कहा खर्चे कम करो, सब्सिडीज़ जो मुफ्त में बांट रहे हो वो कम करो, और प्लस साथ ही साथ ये जो और भी खर्चे हैं फालतू के वो कम करो, तब हम पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, लोन नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे करके उनके ऊपर इकोनॉमिक कंडीशंस लगाई गई थी। तो ये था। फिर 1990s के बाद अगर हम बात करें तो दो फर्दर यहाँ पर 1990s 2 फर्दर फीचर्स हैव बीन एडेड टू द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। ये जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लैंडिंग हमने देखी, इकोनॉमिक कंडीशंस लगाना, इसका मतलब इसमें क्या है, 2 और बातें जोड़ी गई बाद में 1990 के बाद में। वो क्या क्या थी? पहली तो ये थी कि उन कंट्रीज़ को अब उसके साथ साथ ये बोला गया कि सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटाइजेशन यानी लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा दो। अपनी सरकार जो आपकी चल रही है ना, उसमें लोकतंत्र को शामिल करो, यानी डेवलपमेंट में डेमोक्रेसी को लेकर आओ। और दूसरी क्या थी? दूसरी ये थी मानवाधिकारों को और बेहतर रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी ह्यूमन राइट्स का बहुत अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए आपको, तब आपको मिलेगा लोन, अदरवाइज लोन नहीं मिलेगा। लोन के लिए मतलब एक तरह से पैसों के चक्कर में लोग पैसों के लिए जो है उन पर शर्तें लगा रहे थे, तभी पैसा मिलेगा जब ये सुधार करोगे। तो ये तो अच्छा ही है, डेमोक्रेटाइजेशन की बात की गई, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए ह्यूमन रिकॉर्ड्स में, ह्यूमन राइट का वॉयलेशन, हनन नहीं होना चाहिए, तो ये कहा गया। तो इस पूरे फ्रेम को अगर हम देखें तो गुड गवर्नेंस कहा जा सकता है कि यहाँ पर क्या है, गुड गवर्नेंस स्थापित होती हुई दिख रही थी। ये है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ऐसे गुड गवर्नेंस आता है, जिसमें 1991 हम कह सकते हैं इंडिया इज़ अ गुड एग्जाम्पल लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को जिसने अपनाया था। और वहीं एक एग्जाम्पल है म्यांमार का। जो म्यांमार है उसको तभी इंटरनेशनल फंडिंग मिली थी एक टाइम पे। इंटरनेशनल फंडिंग कब मिली थी म्यांमार को? जब उसने लोकतांत्रिक चुनावों और ह्यूमन राइट्स की ओर कदम बढ़ाया था। उसने कहा था अब मैं भी जो है डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव करवाऊंगा और अब जो है और ह्यूमन राइट्स को सुधार करूंगा उसके अंदर, तब म्यांमार को पैसे मिले थे, ऐसा है। यानी अब आर्थिक मदद से पहले पूछा जाता था, आर्थिक मदद, इकोनॉमिक आपको मदद मिलेगी, वो एड आपको मिलेगी, लेकिन उससे पहले क्या है, पूछा जाता था। क्या पूछा जाता था? कि क्या लोकतंत्र है, यानी कि क्या वहाँ लोकतंत्र है, कि क्या आपके देश में ह्यूमन राइट्स का सम्मान होता है, क्या ह्यूमन राइट्स का सम्मान होता है आपके देश में, ये पूछा जाने लगा था पैसे देने से पहले। जब कोल्ड वार खत्म हुआ था, कोल्ड वार के बाद क्या हुआ था, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हमने बहुत बार पढ़ी है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ वो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो न्यूली कॉलोनलाइज्ड पीरियड से मुक्त हुई थी, जैसे भारत हुआ, नेपाल, अफ्रीका के कुछ देश, ये आते थे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर, जो विकासशील थे, डेवलपिंग कंट्रीज़ थी। अभी तक पूरी तरीके से डेवलपिंग नहीं हुई थी, डेवलप होने की राह पर चल रही हैं, अभी भी हैं, तो यही सब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ आती हैं। तो ऐसा पूछा गया विकासशील देशों से, मतलब ये है कि उन्हें मिलने वाले विकास या सहायता जो होती थी वो गुड गवर्नेंस की नई राजनीति में अब क्या थी, जुड़ गई थी, कि अब उन्हें हम सहायता देंगे, यही गुड गवर्नेंस था, उसमें जुड़ गई थी। पोस्ट कोल्ड वार एरा है जो 1990 के बाद का समय, जहां यूएस और यूएसएसआर के समय जो है थोड़ा जो तनाव था वो अब खत्म हो गया था। पोस्ट कोल्ड वार एरा के दौरान तो तनाव बहुत हाइट पर था। और इसी में जो है नेपाल को क्या है, लोकतांत्रिक बदलावों के बाद ही जो है अच्छी तरीके से अधिक विदेशी सहायता मिली थी। अब नेपाल में क्या हुआ था उस समय, उसमें थोड़ा आर्थिक बदलाव किया गया था वहाँ पर, और थोड़े लोकतांत्रिक बदलाव किए गए थे, डेमोक्रेटिक बदलाव, तब उसको पैसा मिला था। 1989 में पहली बार वर्ल्ड बैंक ने सब सहारन अफ्रीका रिपोर्ट में गवर्नेंस शब्द का प्रयोग किया था। गवर्नेंस शब्द का जो है पहली बार प्रमुखता दी थी, उठाया था उसको। यहीं से गुड गवर्नेंस का एक ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन के रूप में हम कह सकते हैं पेश किया गया था। ग्लोबली पहली बार ऐसा ग्लोबली गवर्नेंस को 1989 में जो है उठाया गया था ये वर्ड। और उस समय गुड गवर्नेंस का मतलब था एक ठोस और समझदार तरीके से विकास का प्रबंधन करना। उस समय ऐसा ही था
कि साउंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट। साउंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मजबूती से डेवलपमेंट करना, योजनाओं और संसाधनों को कुशल प्रबंधन करना अच्छी तरीके से, ये था उस टाइम तो मीनिंग। जैसे क्या कि सरकारी खर्च में पारदर्शिता लाना मजबूती से, और योजनाओं को समय पर पूरी हो जाए, पब्लिक तक डिलीवरी सर्विस पहुंच जाए, जनता को फ़ायदा पहुंचे, ये सब काम उस समय था। तो इसके 4 डायमेंशंस अगर हम देखें तो क्या क्या हैं। सबसे पहला तो है पब्लिक सेक्टर का कुशल मैनेजमेंट करना, बढ़िया अच्छी तरीके से, सरकारी अधिकारियों का समय पर काम करना। ये सरकारी जो अधिकारी थे वो पहले बहुत लेट लतीफ़, फिर बाद में जब जैसे ही गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट आया तो पब्लिक सेक्टर में जल्दी से मैनेजमेंट अच्छा फटाफट कुशल काम होने लगा। अकाउंटेबिलिटी इसका मेन मकसद था, यानी अगर कोई योजना फेल हो जाए तो जिम्मेदार क्या होगा, अधिकारी है, वो जवाब भी देगा, तो जवाबदेही आई। लीगल फ्रेमवर्क की बात की गई थी। लीगल फ्रेमवर्क यानी जैसे आरटीआई जैसे कानून जो है लोगों को जानकारी पाने का अधिकार देते हैं ना, कि आप जानकारी पा सकते हैं आरटीआई लगा के कोई भी चीज़ की, वो। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपेरेंसी की, सूचना को और पारदर्शी बनाना, यानी बजट और योजनाओं जैसी जनता के सामने ओपनली रखी जाए, ये बात की गई। इससे क्या होता है, ये सब हमारे हम फीचर्स कह सकते हैं, डायमेंशंस कह सकते हैं, 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस थे उस टाइम। द बैंक ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन सब सहारन अफ्रीका हैड दीज टू से, उन्होंने क्या कहा था, जो बैंक थी वर्ल्ड बैंक की, जो उस रिपोर्ट में क्या कहा गया था, गवर्नेंस सुधारने की शुरुआत इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट यानी संस्थागत वातावरण को समझने से होगी। यानी कि अगर हम संस्था को समझे, इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट को अगर हम समझते हैं ना, तो ही जो है जो गुड गवर्नेंस का सुधार की शुरुआत देखने को मिलेगी, जिसमें अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी जैसे बिंदुओं पर जोर दिया गया था। क्या क्या चीज़ों पर जोर दिया गया था, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपननेस ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। यही इंप्रूविंग होगा, तभी गवर्नेंस इंप्रूव कर पाएगा अगर हम इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट विद एम्फेसाइज ऑन की गवर्नेंस ऑफ एलिमेंट्स, इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। अब यहाँ एक और टर्म आता है पार्टिमोनियल प्रोफाइल। देखिए पार्टिमोनियल प्रोफाइल क्या है, देखिए इसका मतलब है किसी देश में कितनी हद तक सत्ता व्यक्ति या परिवारों के हाथ में है। किसी पार्शिमोनियल भी कह सकते हैं, पैट्रीमोनियल भी कह सकते हैं, पैट्रीमोनियल हम कहेंगे इसे प्रोफाइल। यानी कि किसी भी देश में कितनी हद है, क्या हद है उस चीज़ की, लिमिट क्या है, कि जो सत्ता है मतलब ताकत है जो कुछ व्यक्ति या परिवारों के हाथ में है। यानी क्या देश की सत्ता मॉडर्न नियमों पे चल रही है या सिर्फ पावरफुल लोग, एलीट क्लास उसे हैंडल कर रहे हैं, ये देखना। मतलब अगर इन 4 फैक्टर्स में हमने ऊपर देखा, अकाउंटेबिलिटी देखी, रूल ऑफ लॉ देखा, ओपननेस ट्रांसपेरेंसी देखी, तो पैट्रिमोनियल रूल व्यक्तिगत हावी शासन ज़्यादा होगा। अगर ये सब चीज़ें हैं तो व्यक्तिगत हावी शासन ज़्यादा होगा। अगर ये फैक्टर्स मौजूद हैं तो पैट्रिमोनियलिज्म कम होगा और डेमोक्रेसी मजबूत होगी। देखिए अगर ये नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं हैं, ये सब चीज़ें नहीं हैं तो पैट्रिमोनियल शासन ज़्यादा होगा, मतलब कुछ लोग शासन करेंगे, कुछ लोगों का चलेगी। अगर ये सब चीज़ें हैं तो ये जो कुछ लोग हैं ना, फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे, वहाँ सिर्फ जनता काम करेगी, ये है इसका मतलब। ओके, जैसे कि अगर एक देश में कानून सब पर बराबर लागू हो, एवरीवन पर, सब पर बराबर लागू हो, रूल ऑफ इक्वल हो, रूल ऑफ इक्वालिटी होनी चाहिए, तो क्या होगा, सरकार पारदर्शी हो और जनता क्या हो, जनता को जवाब दिया जाए, तो गवर्नेंस और बेहतर बनेगी इससे, ये है। फिर एट द बैंक्स डॉक्यूमेंट इंटाइटल्ड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट 1992, वर्ल्ड बैंक की 1992 के अंदर एक जो है रिपोर्ट गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट नाम से, क्या नाम से, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट नाम से डॉक्यूमेंट, उसके अनुसार गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस का क्या मतलब, ये डिफाइंड है भाई। इसका मतलब है पावर का उपयोग किया जाता है अगर सत्ता में, कि किस तरह से सत्ता के अंदर जो है पावर का उपयोग किया जाता है, यानी कि किसी देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों, रिसोर्स का विकास जो है वो डेवलपमेंट के लिए प्रबंधित करने में कैसे यूज़ किया जाता है। कोई अगर हमको किसी रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना है तो वहाँ सत्ता कैसे यूज़ हो रही है। देखिए मैनर मतलब तरीका होता है, कोई भी चीज़ का तरीका, और हमारे संसाधन जैसे अगर सरकार टैक्स से मिलने वाले पैसों का उपयोग, सरकार को क्या मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं टैक्स में, इसका उपयोग कैसे कर रही है सरकार, क्या हमारे लिए सरकार रोड्स बनवा रही है, क्या हमारी हेल्थ एजुकेशन सही करवा रही है, तो ये सब है, तो ये न्यायपूर्ण है, ये गुड गवर्नेंस है। और नहीं है ये सब चीज़ें तो फिर वो गलत है, फिर वो क्या कर रही है पैसों का
वी डोंट नो। यही कहा गया है इसमें डिफाइन करके कि रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना सत्ता के हाथ में है, अगर अच्छी तरीके से डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, दैट इज गुड गवर्नेंस। तो ये इसकी डेफिनेशन है। बैंक ने जब कई विकासशील देशों को जो है कर्ज दिया यानी लोन दिया, तो उसने ये महसूस किया था बैंक ने गुड गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसा माहौल बने जिसमें विकास बहुत ज़्यादा मजबूत स्ट्रांग हो सके, जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सके और समान इक्विटेबल हो, एक तरीके का विकास हो। और ये अच्छी आर्थिक नीतियों यानी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का क्या था, कम्प्लीमेंट भी है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। ये चीज़ जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि फोस्टर मतलब आगे बढ़ावा देना बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, इक्विटेबल मतलब समानता जिससे सबको फ़ायदा मिले, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक तरीके से इस चीज़ को बेहतर बनाए। अगर एक देश में आर्थिक नीति अच्छी है, इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत अच्छी है, जैसे इन्फ्लेशन पे कंट्रोल है, महंगाई पे जो है क्या है कंट्रोल है, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो पॉलिसीज़ क्या होगी, फेल हो जाएगी। इसीलिए गुड गवर्नेंस का उसको पूरक बनाता है, जो गुड गवर्नेंस है उसको क्या बनाता है, उसके कॉम्प्लीमेंट बनाता है, दोनों चीज़ों को साथ में लागू करता है। यानी अब हम देखते हैं 3 एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, 3 डिस्टिंक्शन एस्पेक्ट्स ऑफ गुड गवर्नेंस। अगर हम बात करें तो 3 डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिफाई कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस। पहला क्या है गुड गवर्नेंस के लिए, पहला है कि ये देखा जाए कि किसी देश के अंदर जो राजनीति का जो ढांचा है, यानी कि राजनीति का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि कहीं पर पार्लियामेंट्री है, कहीं पर क्या है प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, कहीं पर पार्लियामेंट्री, कहीं पर प्रेसिडेंशियल, और कहीं पर क्या है सिविलियन मिलिट्री रूल है, और कहीं पर अथॉरिटेरियनिज्म है, अलग अलग ये सब स्ट्रक्चर होते हैं गवर्नमेंट के। तो ये देखा जाए कि वहाँ पे क्या है, या लोकतंत्र है इक्वल टू, या डेमोक्रेसी है, ये चीज़ देखी जानी चाहिए। कहाँ क्या हो रहा है वो पता करो, और साथ में क्या लोकतंत्र है, तानाशाही है, सिविलियन मिलिट्री, जन सरकार, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, क्या सिस्टम है वो पता करना। जैसे भारत में क्या है, पार्लियामेंट्री भी है, सिविलियन भी है और डेमोक्रेटिक भी है, भारत इन सब का मिला जुला रूप है। नॉर्थ कोरिया में क्या है, नॉर्थ कोरिया में वहाँ अथॉरिटेरियनिज्म है और प्रेसिडेंशियल इन अपीयरेंस, देखने में मिलता है कि वहाँ प्रेसिडेंट होते हैं लेकिन है कुछ नहीं। और हम देख सकते हैं पाकिस्तान में क्या है, मिलिट्री का शासन रहता है, तानाशाही रहती है। तो ये अलग अलग है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि ये राजनीतिक मॉडल उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जो जैसा है ठीक है, लेकिन फर्स्ट जो एस्पेक्ट्स है उसमें हस्तक्षेप भी नहीं करता है। वर्ल्ड बैंक ये नहीं कहता है कि कोई बात नहीं, आपकी कंट्री में चाहे अथॉरिटेरियनिज्म हो, चाहे टिरैनी हो, जो भी हो, ये हमारा काम नहीं है, हम नहीं देखेंगे इस चीज़ को, हम इसमें कोई ये भी नहीं, हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे कि कोई भी चीज़ अपनाओ, लेकिन वो रिफॉर्म्स की बात करता है। यानी कि ये इस चीज़ को वर्ल्ड बैंक कहता है रिफॉर्म्स की बात करना। बी में हम समझते हैं क्या कहा गया है कि यह देखना कि सरकार कैसे आर्थिक और सामाजिक संसाधनों को चलाती है, मैनेज कैसे करती है, यानी अथॉरिटी का एक्सरसाइज कैसे होता है, अथॉरिटी का कोई एक्सरसाइज, जब क्या सरकार योजना बनाते समय जनता से राय लेती है, ये देखना कि कोई जनता से राय लिया जा रहा है, अथॉरिटी एक्सरसाइज कैसे हो रही है, क्या बजट पारदर्शी रूप से लागू हुआ है या किसी को पता नहीं चुपचाप बजट लागू हो गया, पारदर्शी कितनी है ये देखना, ये है उसका काम। और थर्ड बात आती है सरकार की नीतियां जो डिज़ाइन बनाना, नीतियां बनाने, डिज़ाइन तय करने का फॉर्मुलेट करना और लागू इम्प्लीमेंट करना, उसकी कैपेसिटी क्या, यानी अगर सरकार किसानों के लिए योजना बनाए पर उस पर अमल या इम्प्लीमेंटेशन उसको लागू ही ना करे, तो क्या ये पुअर गवर्नेंस नहीं होगा? पुअर गवर्नेंस नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये पुअर गवर्नेंस ही होगा, क्योंकि भाई सरकार सिर्फ पॉलिसी बना के डॉक्यूमेंट में रख रही है, उसे लागू इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रही है। ये ज़रूरी है कि इम्प्लीमेंट कर। जो हमने यहाँ पर पहला एस्पेक्ट देखा था, ये जो हमने पहला एस्पेक्ट देखा था, इसमें क्या है, यही बैंक ने माना है कि पहला जो पक्ष है राजनीति शासन या राजनीति का शासन, यानी उसकी जिम्मेदारी से बाहर, ये नहीं, बैंक कहता है कि ये जो पहला वाला एस्पेक्ट है ये मेरी जो है जिम्मेदारी नहीं है, आउटसाइड इट्स मैंडेट है, ये मेरे जो है ना इसके बाहर है, मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता। मतलब उसने क्या कहा है, इसीलिए उसका ध्यान दूसरे और तीसरे पक्ष पर ज़्यादा है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, सेकंड और थर्ड हमने जो बात की उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है इसने। वर्ल्ड बैंक सरकार की प्रणाली में नहीं घुसता, सरकार की प्रणाली क्या है आपके देश में, उस पर वर्ल्ड बैंक जो एंटर नहीं करता, इंटरफेरेंस, पर वो ये देखता है सरकार काम कैसे कर रही है, अथॉरिटी एक्सरसाइज कैसे हो रही है, और नीति कैसे बनती है, पॉलिसीज़ कैसे बन रही है, इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये ज़रूर देखता है वर्ल्ड बैंक।
रिकाउंटिंग इट्स वाइड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड बैंक, जो बैंक है वो अपने अनुभव के आधार पर, खुद के अनुभव के आधार पर गवर्नेंस से जुड़ी समस्याएं, प्रॉब्लम्स का विस्तार से क्या है बताता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है गवर्नेंस से रिलेटेड वाइडली अपने पूरे उसके हिसाब से। वो कहता है कि उदाहरण के अगर हम तौर पर फॉर इंटेंस अगर हम बात करें ना, उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो कि जो कई योजनाएं जो होती है, पॉलिसीज जो होती है, वो तकनीकी रूप से सही होने के बावजूद भी, कि वो टेक्निकल तो बहुत अच्छी है, मन चाहे परिणाम नहीं दे रही है ना, कि जैसा उसका जो प्रोडक्शन आना चाहिए, उसका आउटपुट जैसा निकलना चाहिए वैसा नहीं है। बहुत अच्छी है, टेक्निकली बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, साउंडनेस है, लेकिन फिर भी जो है रिजल्ट्स नहीं आ रहे, डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहे। यानी अगर एक इरिगेशन कोई भी इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छा है पर ज़मीन पर नहीं चलता क्योंकि लोकल पीपल को ट्रस्ट नहीं। ये गवर्नेंस की फेल्योर है। ये किसकी फेल्योर है? गवर्नेंस की फेल्योर है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आती है गवर्नेंस के अंदर कि कोई प्रोजेक्ट बनाया गया है, उसमें जनता खुश नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो फेल है जो प्रोग्राम है वो फेल्ड हो जाता है। कई बार कानूनों को ठीक से लागू नहीं किया जाता है और योजनाओं में देरी हो जाती है। जैसे आरटीआई एक्ट तो है, लेकिन कुछ राज्यों में जवाब जो है वो समय पर नहीं मिलता। तो ये क्या है? देरी होना, योजनाओं में देरी होना। इससे क्या है? ट्रस्ट जो है वो हमारा गिर जाता है, हम जनता का। कोई भी प्राइवेट सेक्टर कब सफल होगा? वो तब सफल होगा जब जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए क्या हो, एक जो रूल्स और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए, क्लियर कट उन्हें पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पर जाकर पैसा लगाना है, हमें यहाँ ये करना है, इस जगह पर आके हमें पैसा लगाना है, इस जगह पे ये करना है। तब क्या होगा? प्राइवेटाइज्ड लोगों के लिए, प्रोडक्शन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये उनके लिए एक बेस्ट बात हो सकती है कि उन्हें क्लियर कट सब कुछ पता हो मार्केट की पॉलिसीज़ के बारे में। अगर कोई इन्वेस्टर है उसको पता ही नहीं है कि लैंड परचेज का प्रोसेस क्या होता है, मुझे ज़मीन खरीदनी है, मैं यहाँ पे पैसा लगाना चाहता हूँ, पर मुझे कोई प्रोसेस पता नहीं है, कोई रूल रेगुलेशंस पता नहीं है कि कैसे हो, तो वो मैं क्या करूँगी? डिसइंटरेस्ट शो करूँगी, मुझे इस जगह पर पैसा लगाना ही नहीं है। क्यों लगाना फालतू में? तो सब चीज़ क्लियर कट पता होना चाहिए रूल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ये जिम्मेदारी है गवर्नेंस की। इसी चीज़ के एब्सेंस में क्या होता है? प्रॉपर जो अकाउंटिंग सिस्टम अगर अच्छा नहीं है, उसका फेलियर है, ना तो बजट लागू करना और ना उसकी निगरानी रखना संभव हो पाएगा। तो अकाउंटिंग सिस्टम को प्रॉपर अच्छे से करना, यानी कि कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम है, अगर मान लीजिए ग्राम पंचायतों में अगर खर्चा का रिकॉर्ड ही नहीं है तो पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया कौन जान पाएगा? हर चीज़ को मॉनिटर्ड करने के लिए ये सब चीज़ों के अच्छे अकाउंटिंग सिस्टम को मैनेज करना, इसका एब्सेंस न होना। क्या होता है? कई बार सरकारी खरीद प्रणाली यानी प्रोक्यूरमेंट सिस्टम, खरीद प्रणाली को प्रोक्यूरमेंट सिस्टम कहते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और इन्वेस्टमेंट्स की प्राथमिकताओं को क्या करती है? बिगाड़ देती है। ये जो हम कह सकते हैं ना, बहुत सारी खरीद प्रणाली, ये सब चीज़ें, ये भ्रष्टाचार को क्या करती है? बढ़ावा देती है। मान लीजिए अगर सरकारी ऑफिस एसी खरीदता है, कोई सरकारी ऑफिस है, वो क्या खरीद रहा है? एसी खरीद रहा है, जबकि ज़रूरत क्या है? क्लासरूम की थी, कि क्लासरूम बनाना चाहिए था, उसने एसी खरीद ली। तो प्रायोरिटी का क्या हुआ? डिसऑर्टेशन हुआ, यानी कि डिस्टॉर्शन या डिसऑर्टेशन हम कह सकते हैं, वो हुआ। एक तरह से बिगड़ गई जो प्रायोरिटी थी, उसको नीचे कर दिया आपने, वो नहीं होना चाहिए। कोई योजना है, ठीक है, अगर जिसे योजना का फ़ायदा मिलना है, बेनिफिशियरीज है, जो मान लीजिए कोई योजना है, उसको योजना का फ़ायदा मिलना है, कोई योजना बनाई जा रही है और उसे उस प्लानिंग का या योजना जो भी इम्प्लीमेंटेशन में शामिल ही नहीं किया गया है, उस ग्रुप ऑफ द पीपल को या फिर उस इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियरी वाले उसको शामिल ही नहीं किया गया है, तो वो क्या होगा? लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी वो योजनाएं, एक सस्टेनेबिलिटी सतत नहीं रहेगी। अगर गांव के कुछ लोग डिसाइड न करें कि कहाँ तालाब बने, तो वो फिर यूज़ ही नहीं हो पाएगा ना, कि भाई पॉलिसी तो आ गई कि आपको तालाब बनाना है, तो ऐसा है पॉलिसी में, लेकिन गांव के लोगों ने कोई चीज़ को, बेनिफिशियरीज ने जो है नहीं किया, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएगा। यही चीज़ है अगर हम बात करें कि इस तरह हम कह सकते हैं माल गवर्नेंस की स्थितियाँ हो जाती है। यानी कि माल गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ? गलत गवर्नेंस। ऐसी स्थितियां देखते हुए बैंक ने फिर क्या किया था? इन्हीं इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर जोर दिया था कि ज़रूरी क्या है? पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, यानी कि पब्लिक सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ाओ।
जो हमने ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स देखे, पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी देखी, हमने लीगल फ्रेमवर्क देखा, और हमने क्या देखा, और हमने देखा इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी देखी। ये 4 जो डायमेंशंस हैं ये सब सहारन अफ्रीका रिपोर्ट में ऊपर दिए हुए थे, हमने पढ़ा था। इकोनॉमिक, ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन ब्रिंगिंग अबाउट साउंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट। यानी कि जो इकोनॉमी है, मानव संसाधन यानी ह्यूमन, जो ह्यूमन होते हैं, मानव इज अ रिसोर्स, ह्यूमन संसाधन, तो जो इकोनॉमी, ह्यूमन और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है, ये 3 चीज़ें, इकोनॉमी, ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, ये जो है ना, ये सब मतलब ये एक ठोस और स्थिर विकास प्रबंध, यानी हम कह सकते हैं साउंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी माने गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, सरकार के पास स्किल्ड स्टाफ यानी कि ह्यूमन, सरकार के पास स्किल्ड स्टाफ, ह्यूमन, मजबूत संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हों, और क्या हो, संसाधन, आर्थिक संसाधन होने चाहिए। ये चीज़ें होनी ही होनी चाहिए सरकार के पास, फिर वो गुड गवर्नेंस का वो कर पाएगा। गवर्नमेंट इज कंटिन्यूम एंड नेसेसरी यूनिडायरेक्शनल, यानी कि इस तरह हम कह सकते हैं गुड गवर्नेंस की जो शर्तें हैं, वो कंडीशनलिटीज़ जो होती हैं, शर्तें, उनको ध्यान से साफ साफ बताया गया है, और बैंक की जो ये रिपोर्ट है इन सब बातों को संक्षेप में ये बताती हैं। क्या? बहुत ही ज़्यादा गुड गवर्नेंस अब एक वेग आइडिया नहीं रहा है, इसमें साफ साफ बताया गया है कि क्या क्या ज़रूरी है, पारदर्शिता, जवाबदेही, कानून, संस्थागत कानून, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। यहाँ पर ये सब चीज़ें ज़रूरी है, मतलब ये इम्पॉर्टेंट है। कंटिन्यूम एंड नेसेसरी यूनिडायरेक्शनल है, मतलब सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूम यानी, और ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में या और बेहतर होती जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ऐसा क्या है? ज़रूरी नहीं है, डज नॉट ऑटोमेटिकली। जैसे समझते हैं एग्जाम्पल, जैसे किसी कंट्री में आज गवर्नेंस अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन ही वीक हो गए तो गवर्नेंस गिर भी तो सकती है। ये ज़रूरी है ना समझना। यूनिडायरेक्शनल यानी सिर्फ एक ही दिशा में चले, एक तरफा चले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। गवर्नेंस एक ऐसा हम कह सकते हैं प्लांट है, एक ऐसा पौधे की तरह है जिसे रेगुलर देखभाल की ज़रूरत है, निगरानी, नर्चरिंग। हम जैसे किसी पौधे को, कोई प्लांट है, हम कितना उसको ऐसे देखभाल करते हैं, वाटर डालते हैं, सनलाइट दिखाते हैं, उससे क्या होता है, वो नर्चर करते हैं हम उसको, तो वो और ग्रो करता है। अगर हम उसको 2-3 दिन पानी नहीं डालेंगे, तेज़ धूप में जल जाएगा वो पौधा। तो वैसे ही गवर्नेंस को भी एक बहुत पैम्परिंग की ज़रूरत है, वी कैन से दैट नर्चरिंग की ज़रूरत है। जैसे एक डेमोक्रेसी में फ्री प्रेस और एक्टिव जुडिशरी अगर बनाए रखें जाएं तभी गवर्नेंस अच्छी रहेगी, अगर नहीं रखे जाएंगे तो गवर्नेंस खराब हो जाएगी। वैसे ही सिटीजन्स नीड टू डिमांड गुड गवर्नेंस, सिटीजन्स को गुड गवर्नेंस की डिमांड करनी चाहिए, सिटीजन्स को कहना चाहिए कि हमें जो है एक अच्छी शासन जो है वो चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करनी चाहिए, यानी कि लोगों को, सिटीजन्स को अच्छी गवर्नेंस के लिए डिमांड करनी ही चाहिए। और ये डिमांड तभी अच्छी होती है जब लोग पढ़े लिखे, लिटरेट होते हैं, अच्छा शिक्षित एजुकेशन उनके पास होती है, और जो है रोज़गार से जुड़े एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनके पास। जैसे एक अवेयर सिटीज़न जानता है कि उसका राइट क्या है, जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है उसका क्या अधिकार है। जब राइट नहीं मिलता तो वो प्रोटेस्ट करता है और RTI फाइल करता है। तो ये सब चीज़ें उस समाज में ज़रूरी है जहाँ लोग पढ़े लिखे होते हैं, और सबको पढ़ाई लिखाई वगैरह ये सब तो करनी चाहिए जिससे उन्हें अपने एक्टिव लर्नर वी कैन से दैट। जो सरकार है, फिर हम सरकार की बात अगर करें, सरकार को भी ये सब डिमांड को जवाब देना होगा। ये जो डिमांड्स उठ रही है इन सब का जवाब देना होगा। उसके प्रति सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिबल क्या है, बनना पड़ेगा सरकार को भी बहुत ज़्यादा। और ना तो सिटीजन्स का डिमांड मतलब करना, ना ही सरकार का रिस्पॉन्ड करना, तब क्या होगा, गारंटीड नहीं माना जा सकता ये चीज़ें कि सिटीजन्स डिमांड भी नहीं कर रही है, सरकार उनको पूरा भी नहीं कर रही है। फिर वो चीज़ तो हो गई, नीदर ऑफ दीज कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड। फिर दोनों ने ही इस चीज़ को वो नहीं किया है, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया है, तो फिर क्या ये फ़ायदा क्या हुआ इसका? तो चेंज ऑकर्स, चेंज आएंगे, चेंज ऑकर्स समटाइम्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट्स, यानी कि कभी कभी बदलाव तब आता है जब बाहर से एक्सटर्नल या अंदर से इंटरनल कोई संकट या चैलेंज आता है, तब हम क्या होता है, हमारे अंदर बदलाव आता है।
बदलाव कब आया था लास्टली? देखिए 1991 की बात करें ना हम, तो उसमें क्या इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी। इंडिया को लिबरलाइजेशन करने पे क्या है, मजबूर कर दिया गया था लिबरलाइजेशन ने। ये एक एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट दोनों ही था, अंदर और बाहर दोनों तरफ से। बाहर से प्रेशर आ रहा था कि और ज़्यादा भाई लिबरलाइज्ड हो जाओ, इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, और अंदर से थ्रेट ये था कि हमारे पास अनाज तक नहीं था। तो ये सब चीज़ें होती है किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, और वो इस चीज़ को रिस्पॉन्स चेंज को आकर समय परिवर्तन ही जो है, समय के साथ परिवर्तन ज़रूरी है। चेंज इज़ वेरी यूनिवर्सल। तो यही चीज़ है, इट ऑल्सो ऑकर्स थ्रू प्रेशर्स, यानी कि ये कब आता है, प्रेशर्स से आता है। यानी कि जब बदलाव अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप जैसे ट्रेड यूनियंस लेकर आए, एनजीओज, फार्मर्स, इन सब का प्रेशर भी होता है। कभी बाहर से प्रेशर आता है, कभी अंदर से। कई बार क्या होता है, ये प्रेशर पॉपुलिस्ट डिमांड्स की फॉर्म में हो जाता है, मतलब लोक लुभावन, यानी लोग, जनता, बहुत पॉपुलेशन इसकी डिमांड करती है, तब आता है। मतलब जो पब्लिक को तुरंत पसंद आए ऐसा चेंज, पर हो सकता है सस्टेनेबल ना हो ये चेंज। जैसे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड एक पॉपुलिस्ट डिमांड हो सकती है, लोग कहते हैं फ्री बिजली दो, ठीक है, ये लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन ये ना सस्टेनेबल नहीं है। ज़्यादा दिन तक, आप कितने दिन तक फ्री बिजली दोगे, घाटे में चली जाएगी सरकार। ये सब चीज़ें होती है। ऑल दो लीडर्स एंड एड एजेंसीज एंड देयर आउटसाइडर्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एंड आइडियाज़ टू इम्प्रूव्ड, यानी कि चाहे इंटरनेशनल लीडर्स जैसे IMF देख लीजिए, ये सब लीडर्स ही तो जो पैसा दे रहे हैं वो लीडर्स हैं। वर्ल्ड बैंक देख लीजिए, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, या NGO सुधारने के लिए रिसोर्सेज या आइडियाज़ दें, लेकिन रियल चेंज तभी होगा। ये सब हमें क्या है, रिसोर्स दे सकते हैं, आइडियाज़ दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ दे सकते हैं, लेकिन रियल में चेंज कब होगा, तब होगा जब सोसाइटी के अंदर से चेंज आएगा। हम कहते हैं ना कि पढ़ाई का मोटिवेशन बाहर से हमें मिल सकता है, लेकिन जब तक सेल्फ मोटिवेटेड हम नहीं होंगे, हम नहीं पढ़ पाएंगे। वैसे ही तो ये सब जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं हमें आइडिया दे सकती है, पैसा भी दे सकती है, रिसोर्स, आइडिया, ये सब दे सकते हैं। रियल चेंज कब आएगा, जब सोसाइटी खुद से चाहती है, बाहर से थोपा ना गया हो, जबकि हम अंदर से होगा, वो टिकाऊ ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगा हम पर। जैसे अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी इम्पोज की गई थी, थोपी गई थी कि जो है अफगानिस्तान के अंदर जो है डेमोक्रेसी लाए, लोकतंत्र लाया जाए, थोपा गया था, लेकिन जब लोकल लोग उस चीज़ को नहीं अपनाएंगे तो सिस्टम फेल हो जाएगा। क्या फ़ायदा, लोकल लोगों ने मना कर दिया वहाँ पे, तो वो चीज़ जो है पॉसिबल नहीं है। ऊपर से थोपने से कुछ नहीं होगा, अंदर से सेल्फ आना चाहिए। जो गवर्नमेंट है उसका जो पॉलिटिकल मीनिंग और क्लियर तब बनेगा जब OECD यानी कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं, OECD जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने एड देने के लिए जो है कुछ शर्तें, कंडीशंस लगाई, यानी कि जो बड़ी बड़ी विकासशील देश जो हैं, बड़े बड़े विकसित देश हैं, ये इसका मतलब देखिए क्या है कि गवर्नमेंट है, उसका जो एक गवर्नेंस का पॉलिटिकल मीनिंग, राजनीतिक मतलब जब क्लियर बनेगा, जब बड़ी बड़ी कंट्रीज़ एड दे उन्हें, कंडीशंस के साथ लगाए, ऐसा कहा गया है। जैसे अगर किसी एग्जाम्पल से समझते हैं तब समझ में आएगा। अगर किसी कंट्री को पैसा चाहिए, क्या चाहिए, पैसा चाहिए किसी कंट्री को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन राइट्स रिफॉर्म लेके आने पड़ेंगे, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें करेगा तो पैसा मिलेगा, तभी होगा, वो तभी इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड कर पाएंगे जब ये सब चीज़ें सुधार करेंगे। द OECD डॉक्यूमेंट्स शॉर्ट टू बी लिंक डेवलपमेंट असिस्टेंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ बताए गए हैं, क्या क्या होने चाहिए, वो पॉइंट्स क्या क्या हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है OECD का, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, विकसित देशों का ग्रुप है ये। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट है इसका फुल फॉर्म। तो इसकी मैंडेटरी 3 चीज़ों पे बात की गई है, वो क्या क्या है। सबसे पहले है पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट का मतलब होता है लोगों की भागीदारी के साथ विकास करना। ह्यूमन राइट्स का मतलब एक तरीके से सभी को एक तरीके का राइट्स दिया जाए। डेमोक्रेटाइजेशन मतलब लोकतांत्रिककरण की व्यवस्था को अपनानी होगी। यही सब ये मेन शर्तों के अंदर आता है। ये लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट, अब यहाँ पे ये भी कहा गया है की कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या हो सकते हैं, गवर्नेंस के की कंपोनेंट क्या क्या हैं, जब हमसे पूछा जाएगा तो कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नेंस। फर्स्ट है लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नेंस,
लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नेंस का मतलब है, गवर्नेंस का ये कह सकते हैं सरकार लोगों के नज़र में सही तरीके से बनी हो और मंजूर हो, लेजिटिमेट हो, वैध हो। अकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल एंड ऑफिशियल एलिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है नेता और अफसर जवाबदेह हों, जब उन्होंने कोई गड़बड़ हो जाए तो सामने आके जवाबदेहिता निभाएं, अपनी अकाउंटेबल बने। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड द रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून सबके लिए बराबर हो और मानवाधिकार का सम्मान होना चाहिए, ये ज़रूरी है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर एक सीएम, कोई सीएम है, चीफ मिनिस्टर, अपने फसलों के मतलब अपने फैसलों के लिए मीडिया और पब्लिक के सामने जवाब देता है तो वो क्या हो जाएगा, कोई उसने फैसला लिया है, वो आके माइक पे बोल रहा है तो वो है अकाउंटेबल, नहीं तो फिर वो अकाउंटेबल नहीं है। फैसले ज़रूरी है ना। फिर हम बात करते हैं एमरजेंस क्या क्या जो है अलग अलग तरीके से, यानी एड देने वाले कंट्रीज़ और एजेंसीज़ ने मिलके ये कह दिया कि जो देश लिबरल डेमोक्रेटिक यानी फ्रीडम वाला लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी की बात की गई है कि जो देश लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रीडम वाला लोकतंत्र और प्लूरलिस्ट अनेकता में एकता वाली सोसाइटी रखता है, प्लूरलिस्ट सोसाइटी अनेकता में एकता ये है, तो उसको क्या मिलेगी, एड मिलेगी, साफ तौर पे कह दिया था इन बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने। तो और क्या कहा था, थर्ड वर्ल्ड, अभी हमने देखा था थर्ड मीनिंग ऑफ गवर्नेंस के अंदर अगर हम बात करें तो गवर्नेंस का तीसरा मीनिंग एक आइडियल, एक आदर्श की तरह है। क्या है, एक आइडियल है, एक आदर्श है, जिसे रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, ये सब चीज़ें, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, जस्टिस सब शामिल होते हैं। जैसे गांधी जी का राम राज्य, गुड एग्जाम्पल, गांधी जी का राम राज्य, यानी जिसमें सबको न्याय और सम्मान मिले, एक आइडियल गवर्नेंस का मॉडल है ये सब। सिर्फ अच्छे तरीकों से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना क्या है, काफ़ी नहीं है, उसमें इक्विटी हो और जनता का भरोसा, लेजिटिमेसी भी होनी चाहिए, वही उतनी भी इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी है। सरकार का काम है कि लोगों के डिसीजंस लेने में भागीदारी का मौका दे, उन्हें पार्टिसिपेशन का मौका मिले, सरकार पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग करवाए। और क्या करवाए साथ ही साथ, जैसे ग्राम सभा मीटिंग्स में लोग अपनी राय रखते हैं, पर ये क्या हुआ, एग्जाम्पल है पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का। जो पीपल्स होते हैं उनकी जो परसेप्शंस होते हैं, यानी लोग क्या सोच रहे हैं, क्या गवर्नेंस कैसे चल रही है, यही असली टेस्ट है गवर्नेंस की लेजिटिमेसी का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे, अगर लोग कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं कहीं पे भी, तो इसका मतलब गवर्नेंस जो है ना वो लेजिट नहीं लग रही है उन्हें। प्रोटेस्ट कौन करेगा, जब वो संतुष्ट नहीं है कोई ग्रुप ऑफ पीपल, तो वहाँ पे उन्हें उस ग्रुप ऑफ पीपल को शायद गवर्नेंस जो है लेजिटिमेट नहीं लग रही है, वैध नहीं लग रही है, तभी वो प्रोटेस्ट कर रहा है ना। इसको समिंग अप करते हैं, सार देखते हैं इसका। तो देखिए, हमने समझा गवर्नेंस के स्कोप को ब्रॉड करना हमने देखा, और थर्ड में एथिकल डेमोक्रेटिक एंगल देखा हमने, ये एस्पेक्ट्स थे। उनके बेसिस पर ये कहा गया है कि गुड गवर्नेंस एक पॉजिटिव चेंज है गाइस, यानी कि गुड गवर्नेंस पॉजिटिव चेंज है, यानी पुराने समय के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एक अच्छा चेंज हुआ है। पहले वाला सिस्टम सिर्फ रूल्स और फॉर्मेलिटी में अटका होता था, जैसे एक ऑफिसर सिर्फ फाइल आगे बढ़ाने में बिना रियल सोल्यूशन के सोचता था, लेकिन गुड गवर्नेंस उन फॉर्मल बाउंड्रीज से बाहर जाता है और रियल प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करता है। पहले किसी गांव में सरकारी प्लान सिर्फ फॉर्म या फाइल वगैरह पर ही जो है पास होता था, फॉर्मेलिज्म बहुत ज़्यादा था, लेकिन गुड गवर्नेंस का मतलब होगा कि लोगों से पूछ कर उनकी ज़रूरतों को समझ कर प्लान बनाना होता है। यहाँ कुछ वर्ड हैं, जैसे सैल्यूटरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ़ायदेमंद, लाभकारी इसका मतलब होता है, प्रॉफिटेबल, सैल्यूटरी। फिर एक वर्ड आता है डिपार्चर, डिपार्चर यानी कि होता है हटाना, बदलाव करना। ओवरली फॉर्मेलिस्टिक मतलब बहुत ज़्यादा रिजिड होना नियमों पर, ये सब। और है कन्वेंशनल मतलब पुराने ढांचों से युक्त पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आया था, बदलाव आया था, डिपार्चर हुआ था, ऐसा कह सकते हैं, बदला था। आज के हम टुडेज कम्प्लेक्स वर्ड, ये जो जटिल वर्ल्ड है, इसमें हमने देखा कि कॉपिंग विथ मतलब होता है हम कैसे इस चीज़ से डील करते हैं, निपटते हैं, यानी कि मिराइड यानी अनगिनत, बहुत सारे। इसमें यह है कि आज के कम्प्लेक्स और चैलेंजिंग दुनिया में सरकार जो है अकेले हर प्रॉब्लम को हैंडल कर नहीं सकती है। हर इश्यूज़, एजुकेशन हुआ, हेल्थ, क्लाइमेट, करप्शन, ये सब इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि सिर्फ सरकार जो है चाहे तो वो कुछ नहीं कर पाएगी, मतलब कुछ नहीं कर सकती है। तो एक
पोल्यूशन कंट्रोल पॉलिसी तभी इफेक्टिव होगी जब एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक और इंडस्ट्रीज भी कोऑपरेट करें। सिर्फ गवर्नमेंट काफ़ी नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि हम एक बहुत पॉपुलस कंट्रीज़ में रहते हैं, आज जनसंख्या बढ़ी है उसके वजह से। ये चीज़ों मतलब एक डिग्री ऑफ नेटवर्किंग विद सोसाइटियल ज़रूरी है हमारा एक इनके साथ। जो अगर गवर्नमेंट जो है, एनजीओ, सिविल ग्रुप्स, प्राइवेट कंपनीज, लोकल लीडर्स सब साथ मिलकर काम करेंगे ना, नेटवर्क बनाकर काम करेंगे, तो पावर और रीच बहुत गुना बढ़ जाएगी, बहुत अच्छे से काम होगा। ये मिलजुल के चलाना ही आज के टाइम की ज़रूरत है। अगर हम स्लम एरिया में हेल्थ प्रॉब्लम्स देखते हैं तो गवर्नमेंट और रेड क्रॉस जो एनजीओ, लोकल डॉक्टर्स मिलके काम करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें बहुत ज़्यादा फास्ट मिलेगा। सबको मिलके करना पड़ेगा इसमें काम। ऑल्सो ये जो फैसिलिटेट यानी कि होता है आसान बनाना, यानी जब गवर्नमेंट और समाज के और लोग मिलके काम करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे ट्रस्ट और कॉपरेशन का माहौल बनता है। इसी को कहते हैं सोशल कैपिटल। ये क्या कहलाता है, सोशल कैपिटल। ट्रस्ट का माहौल बना मतलब लोगों को आपसी भरोसा और जिम्मेदारी लेना। ये कैपिटल पैसा नहीं होता है, एक तो कैपिटल का मतलब पूंजी, पर यहाँ कैपिटल मतलब विश्वास बनाना, सोशल कैपिटल। लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ती है इससे। एक गांव में सब लोग मिलकर अगर नदी साफ करते हैं तो पानी जो है वो मतलब क्या करते हैं, और पानी वो बचाते हैं। इससे एक भरोसा बिल्ड होता है कि हाँ हम समाज का काम कर रहे हैं। तो पूरा समिंग अप अगर हम करें इसको कि गुड गवर्नेंस का मतलब सिर्फ कानून आदेशों का पालना करना नहीं, बल्कि लोगों और संस्थानों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और ट्रस्ट सोशल कैपिटल डेवलप होता है जो सोसाइटी को और सेटिस्फाई और स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये तो रहा सोशल गुड गवर्नेंस की बात। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सोसाइटी। इसी में है सिविल सोसाइटी के नागरिक समाज क्या होता है। आज के टाइम के अंदर गुड गवर्नेंस और पावर जो है डिसेंट्रलाइज करना, यानी राज्य से गांव तक पहुंचाना, नीचे के लोकल लेवल तक की बात हो रही है। सिविल सोसाइटी का रोल भी सामने आया, खास तौर पर और स्थानीय लोकल स्तर पर सामाजिक समस्याओं को मिलकर सुलझाने का काम करती हैं। ये सब मान लीजिए किसी गांव में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, तो सिर्फ सरकार नहीं, वहाँ के शिक्षक, एनजीओ, माता पिता ये मिलकर हल निकालेंगे। यही सिविल सोसाइटी का काम है, नागरिक समाज का काम है। गुड गवर्नेंस का क्या है, एक पैराडिग्म है, यानी कि सुशासन का एक मॉडल, एक नया विचार आता है इस चीज़ से। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन का होता है लोकल लेवल तक प्रशासन को नीचे तक पहुंचाना, एकदम ब्रॉड टू सर्फेस, सामने लाना, उजागर करना। सिविल सोसाइटी का ये काम कोलैबोरेटिव वर्क, कलेक्टिव वर्क करके काम करना होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इजी नहीं है डिफाइन करना। द कॉन्सेप्ट इज़ नॉट इजी टू डिफाइन, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि सिविल सोसाइटी कंसेप्ट मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आसान नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मल्टी लेयर्ड है, अलग अलग इसमें लेयर आती है। लेयर मतलब बहुत डायनेमिक होता है, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। कभी कभी हम देखते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी सिविल सोसाइटी का हिस्सा होती है, और कभी कभी एक इंटरनेशनल एनजीओ भी एक बहुआयामी हम कह सकते हैं सिविल सोसाइटी का हिस्सा है। तो देखिए स्कूल की कमेटी भी सिविल सोसाइटी है, और एक बड़ी इंटरनेशनल वो भी एक सिविल सोसाइटी है। तो बहुत इसका जो मीनिंग है डिफरेंट है। लेकिन अगर कॉमनली बात की जाए कि कॉमनली मतलब एज कॉमनली अंडरस्टूड अगर हम समझें नॉर्मल तरीके से क्या है, मतलब यहाँ पर एक राइटर हैं डायमंड 1999, उनके अनुसार यहाँ डायमंड है 1999। सिविल सोसाइटी का मतलब देखिए ऐसा है, खुद से बना हो बिना सरकार के दबाव के, वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो खुद से बना हो बिना किसी दबाव के, स्वेच्छा से काम करे, अपनी खुद की इच्छा, वॉलंटरीली खुद के उससे काम करे, इसमें यह बताया गया है। यानी फंड बाय मैन पावर के लिए दूसरों पर निर्भर ना हो, मतलब खुद से चले, फंड कहीं है तो कहीं और मैन पावर पर निर्भर ना हो, आत्मनिर्भर बने, और जो कानून या साझा नैतिक मूल्यों को फॉलो करता हो, लॉ को भी फॉलो करे। ये ज़रूरी नहीं है कि सिविल सोसाइटी है तो लॉ को फॉलो नहीं करेगा और मनमाने तरीके से काम करेगा, नहीं, लॉ के दायरे में रहते हुए काम करना है, विद इन द लॉ स्कोप उसका वही रहना चाहिए। जैसे कि एक महिला मंडल जो गांव की महिलाओं के लिए सिलाई सिखाने का काम कर रहा है, एक सेल्फ जनरेटिंग और वॉलंटरी ग्रुप हो सकता है। वहीं हम देखें, ये ऐसा किसने कहा है, डायमंड ने इसकी बात बताई है। वहीं हम देखें एलेक्स डी टॉकविले की, ये जो है डेमोक्रेसी फाउंडेशनल वर्क लिंकिंग सिविल सोसाइटी टू डेमोक्रेसी इन इज राइटिंग मिड 1980s के समय इन्होंने एक किताब लिखी थी। टॉकविले को क्या है, सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेसी से कनेक्शन को सबसे पहले समझने का श्रेय जाता है कि इन्होंने सबसे अच्छे से समझा था पहले।
उन्होंने 1980s में 1880s में 18s के दौरान में ये लिखा था कि कैसे समाज के वॉलंटरी ग्रुप लोकतंत्र को और मजबूत बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे आज आरटीआई जो है, एक्टिविस्ट सरकार से जब मांग करते हैं, तो वैसे ही टॉकविले ने कहा था कि ऐसे समूह जो है लोकतंत्र का आधार बनते हैं। अमेरिका की जो डेमोक्रेसी के ऊपर इन्होंने किताब लिखी थी, एलेक्स डी टॉकविले ने, अमेरिकन नॉर्मली वहाँ की जो है उस पर लिखी थी ये चीज़ें। एसोसिएशन की अगर हम बात करें, देखिए टॉकविले ने ये भी कहा था कि अमेरिका का लोकतंत्र इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है और हो रहा है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग वॉलंटरी ग्रुप यहाँ पर थे। हर मुद्दे पर कोई ना कोई ग्रुप एक्टिव ही रहता था। जैसे लोकल फार्मर का अलग यूनियन, इन्वायरमेंट का ग्रुप अलग है, रिलीजियस चैरिटीज़ अलग है। ये सब मिलकर अमेरिका की डेमोक्रेसी को ग्रास रूट जो होता है ना, ग्रास रूट लेवल तक सपोर्ट करते थे। फिर टॉकविले के बाद एक नए थिंकर्स आते हैं, न्यू टॉकविले जिसे कहा जाता है, टॉकविलियंस जिसे कहा जाता है, यानी कि रॉबर्ट पुटनाम है इनका, इंपॉर्टेंट है नाम याद रखना। रॉबर्ट पुटनाम हार्वर्ड प्रोफेसर थे। यहाँ पे ये बताते हैं कैसे कि जो उनके वर्क्स हैं रिसेंट टाइम्स के अंदर, उन्होंने इस चीज़ को बताया है। रॉबर्ट पुटनाम ने इटली के अलग अलग रिलीजियस जो हम कह सकते हैं रीजन, अलग अलग रीजन पर काम किया, अलग अलग क्षेत्रों पर इटली के काम किया। और ये जो है मतलब अलग अलग काम करके ये दिखाया कि सिविल सोसाइटी का कितना बड़ा रोल होता है किसी रीजन के विकास में, डेवलपमेंट में। ये उन्होंने ऐसा दिखाया। इससे सिविल सोसाइटी के कंसेप्ट्स जो थे वो फिर से पॉपुलर हो गए थे ना। जैसे कि नॉर्थ इटली में जहाँ लोग ज़्यादातर वॉलंटरी ग्रुप्स, नॉर्थ इटली के अंदर क्या था, लोग ज़्यादातर अपनी इच्छा से वॉलंटरी ग्रुप्स जो थे उससे जुड़ने लगे, वहाँ डेवलपमेंट फास्ट था। जबकि साउथ में ऐसा नहीं था, साउथ जो इटली था उसमें ऐसा नहीं था क्योंकि ग्रुप्स ही नहीं थे, वहाँ विकास क्या था, बहुत स्लो चला गया था। वही नॉर्थ में बहुत अच्छा विकास हुआ था। तो ये देखने को मिलता है। यहाँ से इवेल्युएट होती है, यानी कि पुटनाम ने बताया कि किसी रीजन का डेवलपमेंट, किसी क्षेत्र का डेवलपमेंट, विकास जो होता है वो इनकम या इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी इतनी इनकम है इस क्षेत्र की, इतना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपने बना ली तो आप विकसित हो, नहीं, इस पे डिपेंड नहीं करता है। बल्कि लोगों के बीच का ट्रस्ट ये ज़रूरी है। ट्रस्ट मतलब विश्वास, सोशल कैपिटल, ट्रस्ट ज़रूरी होता है कि कितना ट्रस्ट बना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। और लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो डेवलपमेंट और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। जब पुटनाम ने ये एनालिसिस किया था, जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड है, पुटनाम में एक वर्ड आता है इस डेफिनेशन में, पुटनाम एनालिसिस, द प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है, झुकाव या टेंडेंसी, और इंडिविजुअल्स टू जॉइन प्राइवेट वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस। यानी कि पुटनाम इसमें कहते हैं कि अगर एनजीओज या क्लब्स, यूनियंस जैसे वॉलंटरी ग्रुप्स पार्ट बनते हैं उनके, तो डेमोक्रेसी क्या होती है, ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, बेहतर तरीके से काम करेगी क्योंकि ये ग्रुप्स अवेयर होंगे, ये जानते हैं कि हमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, हमें अकाउंटेबल कैसे बढ़ाना है इस चीज़ को। अगर लोग पंचायत समितियों का हिस्सा बनते हैं तो वो सरकार से सवाल भी पूछ सकते हैं, सल्यूशंस भी ऑफर कर सकते हैं उनको। और ये डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की बात की गई है यहाँ पर। फिर एक राइटर हैं, अगर हम बात करें इस कॉन्टेक्स्ट में, यानी सिविल सोसाइटी के रोल के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो लैरी डायमंड्स, अभी बहुत ही रीसेंट काम, इनका डेवलपिंग डेमोक्रेसी है, डिज़र्व स्पेशल मेंशन, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली मेंशन किया गया है इस चीज़ को। जैसे कि डेवलपिंग डेमोक्रेसी इनका ये काम है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली मेंशन है। अगर कोई डेमोक्रेसी डेवलपमेंट पे सीरियस रिसर्च कर रहा हो, अगर कोई डेमोक्रेसी जो है डेवलपमेंट पे सीरियस रिसर्च कर रहा हो तो डायमंड का काम रेफरेंस के रूप में लिया जा सकता है, ये यहाँ पर बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट टू कोट डायमंड, डेमोक्रेसी है, डायमंड कहते हैं कि एक हेल्दी लिबरल डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल है डेमोक्रेसी के लिए जब ऑर्गेनाइज्ड हो, यानी लोग एक्टिवली पॉलिटिकली प्रोसेस में शामिल हों। ऑर्गेनाइज्ड होना डेमोक्रेसी के लिए तभी इम्पॉर्टेंट है। उसके जो नॉर्म्स, नियम और वैल्यूज़ मूल्य के अकॉर्डिंग सोशलाइज्ड होना ज़रूरी है। किसके, वैल्यूज़ और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सोशलाइज्ड हो, यानी लोग डेमोक्रेटिक्स जो है उसको मतलब एक तरह से उस सोच को, विचारधारा जो है उसको रखें, बिहेव वैसे ही करें,
सिर्फ अपने नैरो इंटरेस्ट, छोटी छोटी सेल्फिश डिमांड्स के लिए नहीं, बिगर सिविक अचीवमेंट्स के लिए, बिगर एंड्स के लिए काम करें, सिविक गोल्स के लिए कमिटेड हो, हार्ड वर्किंग हो बहुत ज़्यादा। मिराइड एक वर्ड आता है यहाँ पे, मिराइड नाम है इस वर्ड का। इसका मतलब होता है काउंटलेस, काउंटलेस होना। और सिविक एंड का मतलब है कि पब्लिक गोल्स जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसे अगर लोग सिर्फ अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करवाने के लिए जागरूक हैं पर एजुकेशन या एनवायरनमेंट के लिए कोई मतलब नहीं है उनको, तो ये क्या, ये उनकी कोई भागीदारी नहीं है यहाँ पर, ये उनकी कोई भागीदारी नहीं होगी, तो वो हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी। सच अ सिविल पब्लिक इज ओनली पॉसिबल विद अ वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी। तभी पॉसिबल है जब एक वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी, डायमंड कहते हैं कि ऐसे सिविल माइंडेड लोग तभी पॉसिबल है जब एक स्ट्रॉन्ग और सिविल सोसाइटी हो, जहाँ सब लोगों को पता हो उनको क्या करना है। यानी कि जैसे अगर किसी एरिया महिला मंडल, आरटीआई एक्टिविटीज़ और एजुकेशनल एनजीओज़ का नेटवर्क हो तो वहाँ जागरूक समाज अपने आप हो जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पर्टिकुलरली डेवलपमेंट एरियाज़ की अगर बात करें, ने आज एक समय में सिविल सोसाइटी के इस कंसेप्ट पर काफ़ी डिपेंड किया है कि ताकि लोगों के लिए सेंटर में रखें ये रहकर और उनकी भागीदारी और साथ गवर्नेंस ये सब किया जा सके। पीपल सेंट्रिक प्रोसेस हम कह सकते हैं, जिसमें लोग मुख्य होते हैं और लोगों की ज़रूरत पर फोकस किया जाता है। पार्टिसिपेटिव मतलब जहाँ लोग फैसला लेने में एक्टिवली शामिल हों। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट मतलब नीचे लेवल तक जो होती है। ग्राम सभा में लोग अपने एरिया के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे क्या करते हैं, खुद ही डायरेक्ट वोट करते हैं, और यही डिसेंट्रलाइजेशन, पार्टिसिपेटिव, जितनी छोटी सरकार उतनी अच्छी सरकार, हमने देखा इसका कॉन्सेप्ट। तो जितना ज़्यादा गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी होती है, स्पष्टता होती है, ओपननेस, खुलापन, रूल ऑफ लॉ, कानून का राज, और हम उतना ही ज़्यादा जो है अच्छी तरीके से अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे। ये सेकेंड आस्पेक्ट जो हमने देखा इस चीज़ का, सेकेंड आस्पेक्ट जो कि गुड गवर्नेंस, एड गिविंग होता है, यानी कि गुड गवर्नेंस जो है मदद, लोन देने से उसको जोड़ा गया है। इस एस्पेक्ट को कई स्कॉलर ने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रिव्यू किया, यानी इस पे सवाल भी उठाए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो टेक्निकली सिर्फ फाइनेंशियल एड का मामला है, जो ऐसा है ना कि वर्ल्ड बैंक पैसा देगा तो अब उस शर्तें रखेगा, वो जो मामला है उस पर क्रिटिकली रिव्यू दिया, तो लोगों ने कहा कि ये जो इसका फाइनेंशियल एड का मामला है उसे पॉलिटिकल बना रहा है, खुद को एक राजनीतिक बना रहा है पूरा। यानी लोन तभी मिलेगा जब गवर्नेंस उनके स्टैंडर्ड्स पे हो, जैसा वर्ल्ड बैंक चाहती है। ये बात पॉलिटिकली प्रॉब्लमेटिक भी है। पॉलिटिसाइज करना यानी होता है किसी नॉन पॉलिटिकल इश्यूज़ को पॉलिटिसाइज बनाना। ये सब चीज़ें नॉन पॉलिटिक्स है, फिर भी उसको पॉलिटिक्स बना देना, ये होता है पॉलिटिसाइज करना। हाउ मतलब ऐसा है कि हाउ डज वन मेजर गुड गवर्नेंस, मतलब कि सबसे बड़ा सवाल है कि गुड गवर्नेंस को एक्यूरेटली कैसे मेज़र किया जाए, यानी किस बेस के आधार पर आप उसको नापेंगे कौन सी कंट्री गुड गवर्नेंस है या नहीं। तो ये ऐसा है, एक सवाल उठता है ये कि गुड गवर्नेंस एज अ क्रिटिक पॉइंट आउट सीम्स इन रैश, यानी कि जैसे कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि गुड गवर्नेंस एक बहुत सिंप्लीफाइड सा कंसेप्ट है, बहुत सिंप्लीफाइड, पर लोग इसको अलग अलग तरीके से मतलब जो है देखते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड और इंडिया दोनों में डेमोक्रेसी है, पर गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस का जो स्टाइल है वो पब्लिक इंगेजमेंट अलग अलग है दोनों जगह पर। ये जो पब्लिक का इंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन का तरीका, ये इटली में, रोम वगैरह में अलग है और कहीं और अलग है, स्विट्जरलैंड में अलग है, ऐसा है। जो आलोचक हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो ये कहते हैं कि गुड गवर्नेंस कंसेप्ट जो है वो पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन की जो थ्योरी थी उसको मतलब हम कह सकते हैं उससे हटकर एक नया वन बेस्ट वे है, ये वाला एक बढ़िया बेस्ट वे है। मतलब सिर्फ एक आइडिया ही नहीं है जिसने नेविली मतलब हम कह सकते हैं वापस लाया गया है, ये आइडिया जो है वापस लाया गया है, लेकिन आज के कम्प्लेक्स वर्ल्ड में फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबिलिटी चाहिए, ना कि कोई रिजिड वन साइड फिट्स फॉर्मूला फॉर ऑल जिसे हम कहते हैं। नेवरथलेस, लेकिन फिर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर की अगर हम बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है गुड गवर्नेंस का, अपने से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप ब्रॉडन हुआ है पहले से बहुत ज़्यादा। यानी अब सिर्फ सरकारी काम नहीं होगा, लोगों की पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स भी इसमें शामिल होंगे। तो यही हमने देखा पूरा इस चैप्टर में गुड गवर्नेंस में कि एक्चुअली गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।